नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ हैं अजय और डिम्पी। तो ग्लोबल मार्केट से तो संकेत अच्छे दिख रहे हैं, वहां पे भी अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं। लगभग अब तक जितनी एसएनपी की जितनी आज इस हफ्ता अर्निंग्स हैवी वीक होना है और अब तक जो नंबर्स आए हैं वो भी 80% से ज़्यादा बीट कर रहे हैं एस्टिमेट्स को। तो इतने अच्छे अर्निंग के माहौल में आज आपके लिए किस तरह के ट्रिगर्स बन सकते हैं, आइए पहले सारे ट्रिगर्स को डिटेल में डिस्कस करें। एक बार ब्रॉडली 4 बड़े ट्रिगर्स मार्केट के सेटअप के लिए समझ लेते हैं। पहला तो सबसे पहले यूएस मार्केट से, क्योंकि वहां पर आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल गेन्स दिख रहे हैं। डाउ में फिर से आपको बढ़त दिखी। गिफ्ट निफ्टी भी आप इस वक्त देखें तो बढ़कर दिखाई दे रहा है 19,900 के बाद, जो कि हमारा रेजिस्टेंस बैंड भी है। वहां अभी फिलहाल आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। लेकिन जो नंबर्स आए, अब मारुति के निफ्टी के सारे नंबर्स हो चुके हैं। कल मारुति के भी नंबर्स हो गए, पावर ग्रिड के नंबर्स हो गए, नंबर्स मारुति के, जेबीएम ऑटो के, बॉश के, जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है वहां से अच्छे नंबर्स आए हैं। अब बिफोर द ऑटो सेल्स डेटा सेटअप क्या बनता है, क्या ट्रेड बनता है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन रियल एस्टेट में, डीएलएफ में और तमाम सारे जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं आप एक्शन देख रहे हैं और डीएलएफ पर खासतौर पर बात करेंगे। यहाँ पर प्रमोटर भी अपनी 1% हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। तो ऑटो के नंबर्स, अर्निंग्स के बीच में किस तरह के ट्रिगर्स आज के लिए आपके बनते हुए दिखेंगे और कौन से ट्रेड्स होंगे, इसे फर्दर आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में तो खैर बड़े जो क्यूज अभी अजय मेजरली अर्निंग से ही आ रहे हैं और अच्छी अर्निंग्स आ रही हैं। एसएनपी की जितनी भी अभी तक कंपनियां आई हैं उसमें से आप देखें तो 80% तो बीट्स हैं और ये हफ्ता बहुत हैवी अर्निंग्स वहां पर भी। जी आपने सही कहा, करीब एसएनपी 500 में से 160 कंपनी के नतीजे आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग डिम्पी। और उनमें से 80% अच्छे आए हैं। यानी जो चीयर है ना, ये देखिए कितनी प्यारी मुस्कान हमारे डिम्पी जी आज सुबह सुबह शो में लेके आए, एकदम शानदार। डिम्पी आपका चश्मा किधर गया? काफी दिनों से आपका चश्मा, क्या ये लेंसेज में तब्दील हो गया है? नहीं सर, वो मैंने चश्मा छोड़ दिया अब डालना। अरे वाह, मैंने क्या कुछ बात है, मेडिसिन वगैरह चेंज उसकी ऑफ डाल दी आंखों में, तो मैंने वो चश्मा ही छोड़ दिया। ओके, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कह रहा था कि यूएस मार्केट में भी इतनी शानदार मुस्कुराहट है जितनी हमारे डिम्पी के चेहरे पे है, क्योंकि अर्निंग अच्छे आ रहे हैं। डॉलर में वहाँ पे थोड़ी सी तेजी आ गई है। हाँ। और अगर इकोनॉमिक डेटा देखें तो एक तरफ तो एकदम क्रैश लैंडिंग नहीं हो रहा है, तो बाजार को ये लग रहा है कि जो हमारा औचित्य था रेट हाइक्स का, फेड का, वो भी पूरा हो गया और धराशायी नहीं हुई है इकोनॉमी। आपने बड़ा हेवी वर्ड यूज किया, औचित्य। मतलब उसका रीजन था, जिस उद्देश्य था जबरदस्त रेट हाइक्स करने का। हाँ। वो हमारा मामला भी पूरा हो गया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ, और इकोनॉमी जो है एकदम धराशायी नहीं हुई। तो आपको अर्निंग्स क्वालिटी ठीक ठाक आ रही है, आपको मैक्रो डेटा ठीक आ रहा है। इनफैक्ट डॉलर तो रिबाउंड कर गया है, लेकिन ये हमारे लिए चिंता का विषय बन सकता है। करेक्ट। तो मामला ये है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको कल भी बता रहा था, आज भी डेटा मैंने बहुत अच्छा व्यूअर्स को बता दूं मैं, ये कभी भी कोई रैली अगर सिर्फ बेंचमार्क इंडिसेस लेड होती है तो वो शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। हमने देखा एसएनपी डाउ 13 दिन से लगातार चल रहे थे, लेकिन कहानी वहां नहीं है। रसल 2000 को देखिए आप। हाँ। आप रसल 2000 जो वहां की मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहां पे आउट परफॉर्मेंस हो रही है बेंचमार्क से। स्मॉल कैप इंडेक्स इनफैक्ट इसलिए ब्रॉड इन हो रही है रैली। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि यूएस इकोनॉमी और ग्लोबल इक्विटीज जैसे जैसे रैली ब्रॉड इन होगी वैसे वैसे बल मिलेगा इस रैली को, और कहीं ना कहीं हम भी उससे रीड करना शुरू करेंगे। लेकिन एक छोटा सा चिंक इन दी आर्मर, वो ये है डॉलर इंडेक्स 102 के पार। हाँ, वो ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एफआई फ्लोज हमारे ऑलरेडी इंपैक्ट होना शुरू हो गए हैं। हाँ, थोड़े डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे पर इंपैक्ट तो हो रहे हैं। करेक्ट। 3 दिन से हमें एफआई के आउटफ्लो नजर आ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, अभी आंच नहीं लग रही है हमें इसकी। उसका रीजन ये है कि डीआईएस की भारी भरकम बाइंग है। डिम्पी, आपको याद होगा हम लोगों ने एक रिसर्च रिपोर्ट भी शेयर की थी अपने व्यूअर्स के साथ कि इस पूरे 1.5-2 महीने में सारे म्यूचुअल फंड्स ने, डीआईएस ने अपने कैश लेवल बढ़ा के 7-8% तक कर दिए थे। वो इंश्योरेंस था, वो आज काम आ रहा है, क्योंकि जब एफआईएस ने 3-4 दिन से बेचना शुरू किया, ये देखिए 700, 800, 1000, बड़ी होलसेल सेलिंग नहीं हो रही है, अच्छी बात है। तो ये जो एलिवेटेड कैश लेवल से जिनके ऊपर लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे थे डीआईएस के कि साहब इतने कैश लेवल क्यों बढ़ा रहे हैं आप, इसलिए बढ़ा रहे हैं, मोर देन मेकअप कर रहे हैं एफआईएस सेलिंग की। इसलिए बाजार में कोई दिक्कत वाली बात हमारी बहुत बड़ी नहीं है। एक और बात मैं दिखाना चाह रहा था अपने व्यूअर्स को, अगर हम लास्ट 1 महीने का चार्ट देखें तो निफ्टी ने 6 बार पिछले 1 महीने में 19,600 के करीब सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है। ये 1 महीने का चार्ट नहीं डॉक्टर साहब, 6 बार। जितनी बार आप सपोर्ट लेके, ये देखिए जो पूरा पट्टी आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे इसको एक चैनल में देखें तो बार बार 19,600 के करीब जा के रिबाउंड करता है निफ्टी। ये एक अच्छी बात है।
एक बात मैं बता दूं कि नेट फ्लोज बाजार में नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, तो प्रभाव इतना ज़्यादा है नहीं अभी। लेकिन निफ्टी बार बार 19,600 के आसपास 6 बार पिछले एक महीने में सपोर्ट लेके आगे बढ़ा। उसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 45,500 का जोन जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। बार बार बैंक निफ्टी 45,400 45,500 के लेवल से सपोर्ट लेके आगे बढ़ता है। हम इस बारे में बात करेंगे कि आगे अटकता भी है 46,200 पे, लेकिन एटलीस्ट सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक ये समय बिताता है और डाइजेस्ट करता है अभी तक की 3-4 हज़ार पॉइंट ये गेन, वो एक अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। कल भी हमने देखा कि बहुत सॉलिड रिबाउंड आया बाजार में और डेज हाई करीब बंद हुआ और निफ्टी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहे थे। कल ग्लोबल जो हमारे सेक्टर्स हैं, 4 दिन से हम आपको डेटा दे रहे हैं और आपको मेटल काउंटर्स में ट्रेड करवा रहे हैं। मेटल काउंटर में अच्छी ट्रेडिंग हुई। इवन आईटी, जब से यूएस Q2 जीडीपी मजबूत आया है तब से बता रहे हैं गिरावट में आईटी को लीजिए और आईटी इंडेक्स देखिए। टॉप 4 स्टॉक्स आईटी के कल डेज हाई करीब बंद हुए हैं। दूसरा एक और सेक्टर, हमने पावर मिनिस्टर का इंटरव्यू किया था। हमने आपको पावर ग्रिड, REC, PFC और NTPC के पीछे की कहानी बताई थी। एक तो वहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, 14 साल के हाई पे NTPC ऐसे ही नहीं है। करेक्ट। दूसरा पावर मिनिस्ट्री जबरदस्त पावर रिफॉर्म कर रही है। तो हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि पावर वैल्यू चेन, ये शब्द आपको सिर्फ यही मिलेगा। जनरेटर, रिन्यूएबल, लेगेसी कोल वाले पावर जनरेटर, पावर ट्रांसमिशन, KEC वैरायटी और छोटी छोटी मोटर कंपनी, ये इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग, ये इंफ्रा, पूरी वैल्यू चेन। कल भी धमाकेदार बाइंग आपको पावर एनर्जी स्टॉक्स में। तो पॉइंट ये है कि आप आज ऑटो पे नज़र रखिए क्योंकि आज आंकड़े आएंगे, ऑटो के नंबर, स्टॉक थोड़ा चले हुए हैं। प्राइवेट बैंक्स पे नज़र रखिए, उनमें भी बढ़िया रिबाउंड आ रहा है। ICICI, HDFC, एक्सिस, इन तीनों की कल भूमिका बहुत थी बाजार को ऊपर लेके जाने की, और RIL की। तो पुल बैक्स पे एंट्री लेने का माहौल अभी भी बना हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप और स्पेसिफिक स्टोरीज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप कंपल्सिव इंडेक्स ट्रेडर हैं तो शायद आप थोड़ा सा अभी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि बाजार सपोर्ट लेके रिबाउंड तो कर रहा है बट ऊपर के रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। हाँ, लेकिन कल 700-800 पे कॉल बाइंग हुई है। आई थिंक ये डिम्पी हमें और बता पाएंगे। 900 आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, रेजिस्टेंस बैंड तो है, लेकिन डिम्पी से और समझते हैं। डिम्पी, डेटा भी बताएं थोड़ा सा FIs का, और प्लस फ्रेश लॉन्ग्स भी बने हैं जो हमने कल देखा ऊपर की कॉल्स पे, चाहे 700 हो चाहे 800। हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़े बहुत लॉन्ग्स एग्रेसिव बने हैं। एक्चुअली वो 8% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट था, लेकिन निफ्टी में एक्चुअली वो सिर्फ एक जिसे कहते थे कि रस्म अदायगी हुई है। वो हुई इसलिए है क्योंकि 19,600 के आसपास आके आपने फ्राइडे को क्लोज करने का एक अटेम्प्ट लिया था। मार्केट एक क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज पे आ गया था, इसलिए बाजार को अपने आप को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए एक ऐसी जगह पर लेके आना चाहिए था जहां पर आके वो थोड़ा कंफर्ट फील करे। इसलिए कल का सेशन यानी कि मंडे का सेशन सिर्फ बाजार का एक हीलिंग सेशन था। मार्केट के अंदर दो काम हुए हैं मंडे को। एक्चुअली एक सपोर्ट को बचाया बट रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं। आपके पास दोनों बातें हो सकती हैं कहने के लिए। जो ये कह रहे हैं कि शॉर्ट हुआ है, यह शॉर्ट भी है अभी भी, क्योंकि अब इसने 850-900 की रेंज को वापस रीगेन नहीं किया। दूसरी बात, क्या मार्केट का सपोर्ट पक्का है? यह सपोर्ट पक्का है। पिछले हफ्ते बचा है, इस बार भी बचा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों को, जैसे भी आप ओपनिंग नोट में ग्लोबल्स में भी कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्काउंट कर दिया इसी प्राइसिंग के अंदर ही। तो निफ्टी के अंदर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। हल्की सी शॉर्ट कवरिंग 0.17% के अराउंड हुई है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है। हाँ, आज का सेशन, कल का सेशन, ये 2 सेशन और इंपॉर्टेंट होंगे। मार्केट को एक तरफा अपने आप को करना होगा। अगर ये चर्न करता रहेगा तो फिर आपको अलग रणनीति अपनानी है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में आपको अलग तरीके से काम करना है। ठीक है, और ऐसे अब आपने ये जो बताया, तो बैंक निफ्टी पे भी बताएं कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है अगर वहां पर अग्रेसिव बाइंग हुई है तो। हाँ, कुछ बाइंग वहाँ पे हुई है करीब 8% के ओपन इंटरेस्ट की। हालांकि शुरुआत में 8% ओपन इंटरेस्ट मिल जाए, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल नोट करवा दूँ अच्छे से, ये हमने एक्सपायरी पे भी बात रखी थी कि इस बार की सीरीज के अंदर आप हैवी होके आए हो, आप लाइट सीरीज के साथ एंटर नहीं किए हो। ऑलरेडी 2 लाख प्लस ओपन इंटरेस्ट के साथ निफ्टी और 1.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट करीब करीब बैंक निफ्टी के साथ आए हो, तो आपके पास पोजीशन बनाने की कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। आपको चर्निंग करनी पड़ेगी धीरे धीरे करके, और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा के ही आप काम करोगे। रही बात जो भी आप कह रहे थे कि यहाँ पर इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है, देखिए 45,500 45,800 ये टाइट रेंज है। इसके ऊपर 200 पॉइंट आपको और जोड़ने हैं,
यानी कि 46,000 का रेजिस्टेंस जस्ट का तस बना है और 45,500 के जस्ट नीचे आएंगे तो 300 का रेजिस्टेंस आपके पास है। मोटी रेंज 45,500 से 800 की है, इसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट चाहिए और नहीं तो फिर ऊपर के रेंज का कहीं ना कहीं मूवमेंट आपको चाहिए ही चाहिए ताकि उसको हम चेस कर पाए। तो बैंक निफ्टी के अंदर पोजिशनली थोड़ा रुकना चाहिए। निफ्टी आपको ज़्यादा अच्छा कंफर्ट देगा क्योंकि बैंक निफ्टी ने थोड़ा स्लाइड किया हुआ है, नीचे आया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका वेट कीजिए जब तक ये 45,800 या 46,000 को पार नहीं करता। बिल्कुल वेट करेंगे जी, बिल्कुल वेट करेंगे, लेकिन वेट करते करते बहुत सारे ट्रेडिंग आइडियाज भी डिस्कस करेंगे क्योंकि जैसा मैंने कहा, डिम्पी भी वही बता रहे हैं कि भाई अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में एकदम क्लियर ट्रेड नहीं है, आपका स्टॉप लॉस या तो हिट हो रहा है या करीब से टेस्ट हो रहा है, तो कोई बात नहीं जी। आप खूब सारे ट्रेडिंग आइडियाज हम जो डिस्कस करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ और ट्रिगर्स, वहाँ पे स्पेसिफिक ट्रेड्स आइडेंटिफाई करिए। और हमारे साथ वैशाली, अक्षय भागवत और लक्ष्य सिंह आज आ चुके हैं वापस से शो पे। आपका स्वागत है आप तीनों का। वैशाली, शुरुआत आपसे करूंगा मैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी लेवल्स बता दीजिए क्योंकि औपचारिकता निभाना जरूरी है, अगर क्लियर ट्रेड ना हो उसके बाद अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी शेयर करें। डेफिनेटली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यस, निफ्टी का आज के लिए रेंज रहेगा 19,700 का सपोर्ट और 820 का रेजिस्टेंस है। एंड बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 45,300 का और 45,900 का एक टारगेट रेजिस्टेंस है। बिकॉज देख रहे हैं कि काफी दिनों से कंसोलिडेशन, ये एक चाल नहीं मिल रही है, तो एक नैरो रेंज में चल रही है ये दोनों इंडेक्स, तो बहुत ही स्मॉल रेंज रहेगी। लक्ष्य और अक्षय के पास आता हूं। माफ कीजिएगा, मैं डिम्पी से उनके दो स्टॉक डेटा बैक्ड, जो डेटा फेंक रहा है दो स्टॉक्स उनके स्क्रीनर पे, वो एक बार पूछ लेता हूं, फिर वापस आता हूं। डिम्पी बताइए कौन से हैं वो दो स्टॉक्स? हाँ अजय, आज के दो स्टॉक्स बताने से पहले मैं जरूर टाटा के बारे में बता दूंगा। आप टाटा के एक शेयर्स के बारे में, टाटा पावर के बारे में भी, उसके अंदर हमने आपको पहले भी थोड़ा आगाह भी किया था। अब हम एक ऐसे शेयर के बारे में वापस से बता रहे हैं जो मिड कैप बैंकिंग का स्टार साबित हो सकता है, वो है बंधन बैंक। मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ उस शेयर को लेके। इसके पास दो बड़े रीज़न है, आपकी स्क्रीन पर वो चार्ट आएगा जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पहला, बेस स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और दूसरा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का थोड़ा ब्रेकआउट कर रहा है। बस 2 दिन इसको आप दे दीजिए, हो सकता है आज से भी चल जाए ये। तो बंधन बैंक पे आपको ध्यान रख सकते हैं। इसके पास सबसे अच्छी चीज़ पता आपके लिए क्या है? आपका रिस्क रिवॉर्ड। आपके बहुत कम पैसे जाने वाले हैं और बहुत पैसे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये शेयर में रेयर मिलता है कभी कभी, तो बंधन बैंक पे आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्लोपिंग डाउनवर्ड्स का ब्रेकआउट है, मेजर सपोर्ट है। और दूसरा, मिड कैप बैंकिंग में टिपिकली बाइंग देखने को मिल रही है। अगर आप बड़े बैंकिंग से थोड़ा रुके हुए हैं तो परेशान है। तो दूसरा शेयर, जब आप हेडलाइंस आज प्रियंका पढ़ रही थी, वो कह रही थी कि सोना जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो $2,000 के भी पार हो गया। मुथूट फाइनेंस पे ध्यान रख सकते हैं आप। मुथूट फाइनेंस का एक ब्रेकआउट ड्यू है, हमने बकायदा उसके सामने वर्ड लिखा है, ट्राई टू ब्रेकआउट। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इसलिए अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछेगा कि एक बार ये ब्रेकआउट होने के बाद ही लेना चाहिए, बट इसको वॉच जरूर करके रखिएगा। ये आज ही आपको 2 घंटे के अंदर कंफर्मेशन दे देगा। इसके साथ न्यूज़ है जो कमोडिटी बेस्ड है। और दूसरा, ये हेज कमोडिटी का काम भी करेगा। अगर आपको मार्केट्स में कहीं कुछ प्रॉब्लम भी लग रही है ना कि मेरे को हेज करके चलना है, तो हेजिंग, कमोडिटी का प्ले प्लस ट्राई टू ब्रेकआउट वाला शेयर है ये। तो 2 शेयर पे आप जरूर ध्यान रख सकते हैं, मुथूट फाइनेंस और एक है बंधन बैंक। ठीक है जी, इन दोनों स्टॉक्स पे हमारे व्यूअर्स जरूर से ध्यान रखेंगे। अक्षय, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य, आपको भी बताइए अक्षय, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं इस समय डेटा को देखते हुए? गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दो जो स्टॉक मेरे रडार में हैं, एक तो दोनों स्टॉक पहले तो काफी लास्ट 3 महीने से दबे हुए हैं, ज्यादा उनमें कुछ नेगेटिविटी दिख रहा है, पर अभी एक शॉर्ट बॉटम फॉर्मेशन बना के दोनों रिवर्सल की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला जो है वो तो जो डिम्पी जी ने कहा उनसे मेरी सोच मिल रही है। पहला स्टॉक जो मैं रेकमेंड करूंगा वो बंधन बैंक है। तो जो रीजंस दिए वो वही है जो शो पे बताए गए। तो ये बंधन बैंक आप बाय कर सकते हैं 220 और 223 के रेंज में विद अ टारगेट ऑफ 240। दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट 247 बनेगा और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप इसमें 213 का स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है वोल्टास। तो वोल्टास का अगर प्राइस पैटर्न देखे तो 750 760 ये लेवल पे काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बना है वोल्टास ने। ये भी एक स्टॉक लास्ट 3 महीने से एक अंडर परफॉर्मर रहा है और हमारा मानना है कि अगस्त सीरीज में ये स्टॉक चलेगा और ऊपर की तरफ 800 पार कर जाएगा।
तो ये आप बाय कर सकते हैं एट करंट रेट ऑफ 781 और 778। हमारा मानना है कि ऊपर में 825 840 के स्तर दिख सकते हैं आपको। तो टारगेट 1 बनेगा आपका 821, दूसरा टारगेट बनेगा 837, और ये ट्रेड में आप 757 का स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। ऑल राइट, तो ये तो हुई ब्रॉडली इंडेक्स पर व्यू हमारे सारे एक्सपर्ट्स का, और अक्षय की ये रिकमेंडेशन भी है। एक बार लक्ष्य और वैशाली की भी रिकमेंडेशंस ले लेते हैं। वैशाली बताएं आपकी आज की क्या होंगी रिकमेंडेशंस? एक तो टाटा केमिकल्स मुझे ये लेवल पे सही लग रहा है, बिकॉज ओवरऑल आई एम सीइंग केमिकल में एक पिकअप आ रहा है। सो टाटा केमिकल्स करंटली 1059 है, 1030 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजिशन ट्रेड रहेगा 1100। दूसरा है अदानी पावर, वो एक अच्छे ट्रेंड में आ रहा है एंड आई थिंक हमने रेकमेंड भी करना शुरू किया है राइट फ्रॉम 260 लेवल्स। फिलहाल अभी भी एक बाय ट्रेड की स्ट्रेटजी बन सकती है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 260 फॉर अ टारगेट ऑफ 300। और तीसरा स्टॉक मुझे अब सही लग रहा है, वो मैंने रेकमेंड करना है, वो है KRBL। सो KRBL कल देखे हमने कि एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी है एंड इज कमिंग आउट ऑफ इट्स कंसोलिडेशन। सो KRBL पे भी जरूर ध्यान दीजिए। 370 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक 410 420 तक जा सकता है। ओके ठीक है। टाटा केमिकल्स आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले हमने भी बताया था कि ये करो या मरो वाली स्थिति में है और कम से कम 10 से 20% चलेगा। उस समय इसका भाव 1000 था, 1010 से 1005 के आसपास। आज 1060 पे खड़ा है और अब वैशाली टारगेट दे रही है 1100 रुपये का। तो यानी कि अगर आपको जो 10% कमाना था वो इस टारगेट के साथ अचीव हो जाएगा। लक्ष्य के पास जुड़ते हैं और उनसे जरा पता करते हैं उनके शेयर कौन से हैं। लक्ष्य, गुड मॉर्निंग, आपके शेयर्स बताइए। डिम्पी जी, सबसे पहले यहाँ पे टेक महिंद्रा है, मेरा बाय कॉल है। स्टॉप लॉस रहेगा 1100 का और टारगेट 1145 1150 का रहेगा। टाइटन बाय रहेगा 2970, टारगेट 3055 और 3070 रहेगा। यहाँ पे सन फार्मा सेल है 1155 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 1125 1117 का। और ऑटो में मुझे लगता है कि यहाँ पे सेल द न्यूज काइंड ऑफ सिनेरियो हो सकता है और नंबर्स आने के बाद। और मेटल में JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को मेरा लगातार 1 हफ्ते से 10 दिन से बना हुआ है बाय, तो वो अभी भी बाय द डिप रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई रिकमेंडेशंस हमारे सारे एक्सपर्ट्स की। अब आज के स्टॉक्स न्यूज़ भी समझ लेते हैं। अशेषा हमारे साथ बनी हुई है। अशेषा बताएं कहाँ का न्यूज़ फ्लो है आज? जी हाँ, सबसे पहले यूपीएल की बात करेंगे। कल ड्यूरिंग मार्केट आवर्स रिजल्ट्स आए थे, जिसके चलते कुछ कमेंट्री भी आती हुई नजर आई है। याद रखें, कंपनी ने गाइडेंस कट अनाउंस किया था रेवेन्यू और एबिटा फ्रंट पर। कॉल से कुछ कमेंट्री आती हुई नजर आई है। उनका मानना है कि डिमांड दूसरी तिमाही में भी कमज़ोर रह सकती है, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में डिमांड रिकवरी देखने को मिलेगी। उन्होंने कुछ कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स भी अंडरटेक किए हैं, जिसके चलते मार्जिन भी एक्सपांड होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा DLF पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। रिपोर्ट्स की माने तो प्रमोटर्स स्टेक बेचना चाहते हैं। करीब 0.9% स्टेक बेचा जा सकता है और 3% डिस्काउंट एज कम्पेयर टू द करंट मार्केट प्राइस, 3% डिस्काउंट पर ये डील हो सकती है। इसके अलावा एविएशन स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन, ATF प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली। सेकेंड कंसेक्यूटिव प्राइस इंक्रीज है और करीब 8% से प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, जिसके चलते ये एविएशन स्टॉक्स पर भी आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा IOCL की बात करते हैं, प्राइस रिडक्शन आता हुआ नजर आया है। कमर्शियल LPG के प्राइसेस 99.75 रुपीज़ पर सिलेंडर से घटाए गए हैं और रिटेल प्राइसेस भी घटाए गए हैं, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक, जहां फंड रेजिंग प्लान्स अप्रूव किए गए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1000 करोड़ का फंड रेज अप्रूव किया, जो QIP, FPO या अदर मेथड्स के द्वारा किया जाएगा, और डेट फंड रेज भी 500 करोड़ का अप्रूव किया गया है। इसके अलावा गो फैशन, जिसके नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे और उस पर भी कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आई है। उनका मानना है कि 20% प्लस का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी अचीव कर सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स में, और हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल सकता है तीसरी तिमाही से। वेल्सपेन इंडिया, जहां ऑर्डर इनफ्लोज अच्छे आए हैं, इसके भी नतीजे कल अच्छे आए थे। स्टॉक में भी अच्छा उछाल देखने को मिला था और अब मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी है। उनका मानना है कि ऑर्डर इनफ्लोज काफ़ी अच्छे रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर में। होम टेक्सटाइल्स सेगमेंट से ऑर्डर इनफ्लोज इम्प्रूव हो सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में। इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी कल, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बंधन बैंक, जहां सोसाइटी जनरल ने 1.74 करोड़ शेयर्स खरीदे।
एरस लाइफ में भी प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने करीब 22 लाख शेयर खरीदे, तो कुछ ब्लॉक डील्स के चलते ये दो स्टॉक्स पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए ये सारे स्टॉक्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनसे इनके बारे में बात भी कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड्स बन रहे हैं। देखिए, बंधन एक टच मी नॉट स्टॉक है। जैसा कि डिम्पी ने बताया कि ये बहुत अग्रेसिव ट्रेडर्स को ही भाता है। अक्सर लोगों का पैसा इसमें बन नहीं पाता है, डिफिकल्ट स्टॉक टू ट्रेड है। लेकिन जो नाम आए कल, सॉकजेन ने मान लिया, प्लूटस उन्होंने भी नाम, इनका नाम आया ब्लॉक में। क्या ये मानना उचित होगा कि इसका वर्स्ट हो गया है? या अक्षय, आपके पास आता हूं मैं, क्योंकि बंधन का नाम आपने लिया, इसका 220-180 का बैंड जैसा है। 180 के नीचे जाए 60-65 की तरफ, 70 की तरफ तो ले लो, रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो जाता है। 25 के ऊपर देते रहो। आप ये बताइए कि इस समय क्या ट्रेड है इसमें? अजय जी, जैसे मेरा आज सुबह का भी रिकमेंडेशन बंधन बैंक की है। इसमें जो है ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है गए 3 महीनों से, और अगर आप जुलाई में स्पेशली इसका एक्शन देखेंगे तो बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम बनते हुए दिख रहा है, करीबन 208 और 210 के स्तर पे। अगर इसका पूरा मूवमेंट भी देखा जाए तो अप्रैल से लेके जो जून तक हाई बना था उसका एक 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ये सपोर्ट लेके स्टॉक 210 के स्तर से बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, और यहाँ से एक रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन रहा है बंधन बैंक, जो अगर रिवर्स कर जाए तो आपको ऊपर में 240 से 250 के स्तर इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, इसे आप बाय कीजिए करंट रेट पे। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप फिलहाल 200 के नीचे स्टॉप बना के चल सकते हैं, पर आगे 1-1.5 महीने में इसमें अच्छी खासी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। ये तो स्टॉक हो गया बंधन, और जो इसके अंदर ब्लॉक नाम आया है उसके बाद कैसा ट्रेड हो सकता है? यूपीएल इंडेक्स स्टॉक है, सबसे सस्ता इंडेक्स स्टॉक्स, लेकिन बैड न्यूज़ खत्म ही नहीं हो रही है इसमें। कल इन्होंने अपनी गाइडेंस काटी है, अगर हम वो ग्राफिक भी ला सकें, उसके बाद ब्रोकरेज कॉल्स आना शुरू हुई हैं। यूपीएल में कल क्या बात हुई कि इतनी बड़ी गाइडेंस कट के बाद 4 से 8-6% वाली गाइडेंस 1-2% बेयरली ग्रोथ करने के बाद भी स्टॉक घटा नहीं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ऑलरेडी शॉर्ट है। सबको मालूम था कि बहुत घटिया नंबर आएगा इस बार, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, क्योंकि पूरा सेक्टर प्रेशर में। ऐसा नहीं है कि अकेले हैं, लेकिन इन्होंने एक छोटी सी होप भी दी है कि शायद Q2 में चीज़ें सुधरेंगी, एक बहुत बड़ा कॉस्ट कटिंग करेंगे $100 मिलियन का। मामला ये है कि नेट Q1 और Q2 के बीच में कहीं स्टॉक बॉटम हो सकता है, क्योंकि Q2 तक मामला प्रेशर में रहेगा। साफ तौर पर मैनेजमेंट ने कहा है सेकेंड हाफ से चीज़ें सुधरने की कोशिश हो सकती है। तो बात ये निकल के आ रही है, लक्ष्य मैं आपके पास आऊँगा कि ये 620 पे लेना चाहिए या एक बार ड्रिफ्ट होके 580 तक आता है तब लेना चाहिए? कहाँ बॉटम बन सकता है इसका? जी अजय जी, यहाँ पे जो चार्ट्स हैं वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टॉक है उसका साइकिल जो होता है कहीं ना कहीं बुरा साइकिल और अच्छा साइकिल दोनों एंड होता है। एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी डेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएल में राइट नाउ हम जहाँ पे हैं 30 to 40 रुपीज का और डिप आ सकता है, लेकिन अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसको एग्जैक्ट बॉटम तो नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना है कि ये स्टॉक इस एरिया पे लेने लायक है, लेकिन हर डिप पे मतलब 20 रुपीज में आप अपने वॉल्यूम्स बढ़ा सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, और आपका टारगेट होना चाहिए कि 560 570 तक भी गया तो आप यहाँ पे उसको खरीदेंगे। आपके माइंड में पहले ही तैयारी होनी चाहिए। आप कितना खरीद पाएंगे ये तो डिपेंड करता है डिप कितना आएगा, लेकिन अगर वापस से ये 650 के ऊपर निकलेगा, नीचे जाने के बाद थोड़ा सा डिप आ सकता है 600 580 तक का, लेकिन उसके बाद जब 650 क्रॉस करेगा तब आपको ये क्लियर दिखा देगा कि हाँ अब मोस्टली ब्रेकआउट है, क्योंकि एक ट्रायंगुलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी है इसमें बहुत लार्जर टाइम फ्रेम पे, और हम प्री कोविड लेवल के एरिया पे हैं जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जैसे कहा कि मैनेजमेंट ने भी कहा है कि बिजनेस साइकिल चेंज होगा, तो डेफिनेटली वर्स्ट ऑफ टाइम पे आप अच्छे स्टॉक को पिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूपीएल पे आपको एक तो कमेंट्री की हाइलाइट्स कुछ पता लग गया और कैसे ट्रेड करना है ये भी आपको बता दिया लक्ष्य ने। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अर्निंग्स अभी भी चल रही हैं, पूजा ने कंपाइल किया सभी अर्निंग्स को, एक बार पहले वो सुन लेते हैं, फिर अलग अलग स्टॉक्स आपके सामने रखेंगे। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं इस बार की अर्निंग्स।
जी गुड मॉर्निंग। वायदा बाजार और कैश सेगमेंट से काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। पहले एफएनओ से शुरुआत करें तो पेट्रोनेट एलएनजी नंबर्स अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। आय में 18% की गिरावट, लेकिन मुनाफा बढ़ा है कंपनी का 13% से। ओवरऑल रियल्टी के नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। आय सपाट है, कामकाजी मुनाफा 4% से घटा कंपनी का और मुनाफे में भी 20% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं बॉश के भी नतीजे कमजोर ही नजर आ रहे हैं, स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर। मार्जिन 12.7% से घटकर इस बार 11.2% के नंबर्स कंपनी ने घोषित किए हैं। अब आते हैं कैश सेगमेंट के नतीजों में, तो यहाँ पर भी लिस्ट काफी लंबी है। शुरुआत सबसे पहले मजबूत नतीजों से करेंगे। सोम डिस्टिलरीज के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आय में 70% से ज्यादा की ग्रोथ, मुनाफा 52% बढ़ा कंपनी का। एचजी इंफ्रा के नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आय में 22% की बढ़त है, मुनाफा भी 37% से बढ़ा है कंपनी का। जेबीएम ऑटो के नतीजे भी हर फ्रंट पर मजबूत नजर आ रहे हैं। आय में 9.5% की बढ़त है, स्पेशली मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और केईआई इंडस्ट्रीज के नतीजे भी मजबूत नजर आ रहे हैं। आय में 13% की ग्रोथ है और मुनाफा 16% से बढ़ा कंपनी का। अब आते हैं कमजोर नंबर्स पर, तो आईआरबी इंफ्रा के नंबर्स काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में 15% की गिरावट दर्ज हुई है, मुनाफा भी करीब 56% से ज्यादा घटा है कंपनी का। इंडिया पेस्टिसाइड्स के नंबर्स भी वीक ही हैं। आय में भी गिरावट दर्ज हुई है और कामकाजी मुनाफा और पैट में भी देखेंगे तो करीब 62% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। और आखिर में सुमितोमो केमिकल्स, यहाँ पर भी नतीजे कमजोर ही नजर आ रहे हैं। आय में 26% की गिरावट और मुनाफा 55% घटा है कंपनी का। मुझे आपको बता रहे हैं अलग अलग नंबर्स पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक खबर जो थोड़ी देर पहले आशीषा बता के गई थी डीएलएफ के रिगार्डिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में प्रमोटर अपना माल बेच रहा, लेकिन चार्ट के अंदर ब्रेकआउट हो गया। पिछले 3 महीने से ये 500 से लेके 480 से लेके 500 के रेंज में था। ये सवाल आपसे होगा लक्ष्य, एक बार जरा इस देख के इसको बताएंगे डीएलएफ के अंदर भी क्या करना चाहिए। प्रमोटर्स ने 0.9% अपनी हिस्सेदारी बेची है, रेट है 503 का, यहीं से ब्रेकआउट हुआ है। फिलहाल यहाँ पे अभी कोई खास मोमेंटम वीक नहीं हुआ है, तो आपका बुलिश स्टॉक है और लगातार ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड और बन सकता है। प्रमोटर ने स्टेक सेल किया है, दैट डजंट मीन कि रिटेलर खरीदना बंद कर देगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बुलिश स्टॉक है, यहाँ से थोड़ा सा और चेजिंग हो सकती है। 540 550 इसका अल्टीमेट लेवल है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट जैसा माहौल बन रहा है, तो 522 के ऊपर मुझे लगता है कि अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। 15 to 20 रुपीज इजी आ सकते हैं और ओवरऑल 560 मेरा अल्टीमेट टारगेट है, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आ सकती है और स्टॉप लॉस आपका रखना है करीब 510 का। ओके, ठीक है। तो ये तो रहा डीएलएफ पर बात, लेकिन जो नंबर्स जहाँ अच्छे आए उनमें से कुछ स्टॉक्स और भी हैं, जैसे केन्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पर नंबर्स आए। सोम डिस्टिलरीज के नंबर्स अच्छे आए इनफैक्ट, लेकिन आप ग्लोबली अगर हेनिकन के नंबर देखें तो वहाँ इतने अच्छे नंबर्स नहीं थे। लेकिन केन्स, सोम डिस्टिलरीज, जहाँ नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, क्या वहाँ ट्रेड बन रहा है, फॉलो अप ट्रेड बनता है? वैशाली बताएं। So Keynes, of course, I think trend is very intact. तो कल भी जो हमने देखा है कि एक इनसाइड कैंडल बनी है, and I think it is ready for a new round of momentum. So 1800 के स्टॉप लॉस के साथ I think ये खरीदा जा सकता है। ये स्टॉक जा सकता है towards 1900 levels also. So Keynes में मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। केन्स टेक्नोलॉजी पे पॉजिटिव व्यू। एक और स्टॉक डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि आज मैनेजमेंट कमेंट्री उनकी आई है और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि पिरामल फार्मा बाजार का एक पसंदीदा स्टॉक बन गया है। एटलीस्ट रिबाउंड के मामले में अगर आप देखिए तो पिछले 1-1.5 महीने का चार्ट लेके आइए डेटा साहब, पिरामल फार्मा करीब 60 रुपए के भाव से रिबाउंड करके 105 के आसपास आया है। उनके मैनेजमेंट ने ये देखिए करीब 12-13% का रिबाउंड आया है 1 महीने में, लेकिन अगर आप 3 महीने देखें शायद बड़ा रिबाउंड दिखेगा। मैनेजमेंट ने एक बयान दिया है कि सीडीएमओ के बिजनेस में इंप्रूवमेंट की उम्मीद है FY24, यानी ये जो चालू वित्त वर्ष है उसमें काफ़ी अच्छी उम्मीद आएगी। आज इंपॉर्टेंट ये है कि राइट्स इशू अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं 80 रुपये में मिलेगा, तो आपके पास पिरामल फार्मा का शेयर आज होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे पिरामल फार्मा के राइट्स इशू के लिए। तो इस पर एक बार चार्ट चेक हम अक्षय से ले लेते हैं। अक्षय, ज़रा पिरामल फार्मा के चार्ट्स को देख के बताइए कि मामला क्या वहाँ पे पक रही है कोई खिचड़ी, या बहुत ही धीमे धीमे पकेगी, इसलिए ट्रेड के हिसाब से नहीं, मे भी पोजिशनल लॉन्ग कर सकते हैं हम, कुछ है वहाँ पे?
तो चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है। हायर टॉप हायर बॉटम्स का एक कंटिन्यूस फॉर्मेशन चल रहा है। तो 104 के जिस स्तर पे अभी चल रहा है, अभी भी इसमें थोड़ा और स्टीम बचा हुआ है। हमारा मानना है शायद ऊपर में आपको 118 120 तक इसमें देखने को मिल सकते हैं लेवल्स। तो जरूर इसमें बाय करके ही चलना है। टाइमिंग करना है तो 100 से लेके 105 के बीच में एंट्री बनेगा इसका। आप रिस्क के हिसाब से स्टॉप बनाना चाहेंगे तो 95 का स्टॉप रहेगा, और जैसे मैंने कहा 120 का टारगेट आप इसमें बना के चल सकते हैं। तो ये तो बात रही पिरामिड फार्मा की, ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़, और उसमें एक बड़ी न्यूज़ थी निफ्टी की एक मेजर मारुति के कल नंबर्स आए, और नंबर्स के बाद और एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है। मारुति के चेयरमैन एक्सक्लूसिवली आरसी भार्गव के साथ हमारे रिपोर्टर सुमित ने बात की थी। आइए आपको कॉन्वर्सेशन में सुनवाते हैं। ये जो गुजरात प्लांट है, इसके लिए आपने अब ये पूरा डिसीजन लिया है, ऐसा क्यों किया गया है, और बुक वैल्यू क्या रहेगी इस पूरे जो डील रहेगी इसकी, और आपने क्यों ये स्टेप उठाया इस वक्त कि आप सुजुकी मोटर गुजरात प्लांट है उसको हटा के उसे एक्वायर करेंगे? देखिए, ये जो गुजरात की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डील थी जो 2014 में हमने प्रपोज करी थी, 2015 में इस पे दस्तखत हुए थे, इससे हमें इस पीरियड में बहुत काफी लाभ मिला है। आप जैसे जानते हैं, इसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे पास रहा, हमको नहीं करना पड़ा, और लगभग 5,000 करोड़ के ऊपर तो हमको इंटरेस्ट की एक्स्ट्रा इनकम आ चुकी है। तो प्रॉफिट्स में 5,000 करोड़ आने से आप समझते हैं कितना फर्क हो गया। इसके साथ साथ हमें इस पीरियड में मौका मिल गया कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रेंथन करें, अपने एक्सपर्टीज बढ़ाएं, अपना तजुर्बा ठीक करें, ताकि आगे चल के हमको सुजुकी के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करना पड़े। और वो सब होने के बाद अब जो हम देख रहे हैं कि अब जो हालात हो गए हैं और जो होने वाले हैं अगले कुछ सालों में, उसमें बहुत सारी और नई कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं। प्रोडक्शन का टोटल वॉल्यूम है एक्सपोर्ट्स को मिलाकर वो करीब 40 लाख हो जाएगा, और नंबर ऑफ मॉडल्स पहले के मुकाबले में करीब करीब दुगने हो जाएंगे। नई टेक्नोलॉजीज में हाइब्रिड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इथेनॉल, सीबीजी, ये सब चीजें आ रही हैं। और साथ साथ हमें ये भी देखना है कि सेल सर्विस में इसका क्या असर होगा। तो इस सबको मैनेज करने के लिए, और ये देखते हुए कि कहीं भी दुनिया में एक कंपनी मैनेज नहीं करती है सेंट्रलाइज फॉर्म में, कि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज, इतने सारे मॉडल्स, इतना सारा प्रोडक्शन, मल्टी लोकेशनल प्रोडक्शन, सब एक ही कंपनी के जरिए से किया जाए सेंट्रलाइज फॉर्म में। तो वो सब देखते हुए एक पहला कदम उठाया गया है कि हम फ्यूचर रेडी हो पाए, चेंजेस के अनुसार अपने आप को बदलें, और उससे सबको फिर शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे आरसी भार्गव, हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी से बात करते हुए। आपको याद होगा ये वही मारुति प्लांट है गुजरात में, जब इसकी बात हुई थी तो शेयर होल्डर्स को ये पसंद नहीं आया था ट्रांजैक्शन की। मारुति की ओरिजिनल जो पेरेंट कंपनी है वो प्लांट ओन कर रही है, यहाँ के शेयर होल्डर्स को नहीं मिल रहा है। फिर एक रिवर्स हुआ और काफ़ी स्टॉक में वॉलेटिलिटी आई थी। अब ऑफ कोर्स वो कुछ साल पहले की बात है और ये पूरा ट्रांजैक्शन अब सुधार रही है कंपनी। लेकिन निकुंज आ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में, मार्केट और कहाँ पर उनकी नज़र है ये बताने के लिए। निकुंज, आपको मार्केट का सेटअप इस समय कैसा नज़र आता है? अजय, मैं डेटा देख रहा था कि भाई जुलाई में क्या हुआ। हम बड़े खुश हैं कि जुलाई में हम 5% ऊपर गए, मगर आप देखिए दूसरे मार्केट्स भी ऊपर गए थे। मैं वाईटीडी चेंजेस देख रहा था, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट के चेंजेस देख रहा था। इस साल नैस्डैक 44% ऊपर है, एसएनपी 19% ऊपर है और करीब 10% ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो तेजी हम देखने को मिल रहे हैं वह केवल इंडिया स्पेसिफिक तेजी है। जी हाँ, दूसरे मार्केट ऑल टाइम हाई पर नहीं है, ऑल टाइम हाई पर है, ये काबिल तारीफ है। तो मुझे लगता है कि अगर आप बाजार का रुख ढूंढ रहे हैं तो अंदर ना जाके बाहर ज़्यादा देखिए, अंदर ना जाके बाहर ज़्यादा देखिए, बिकॉज जो करेक्शन आएगा तो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आएगा, लोकल फैक्टर्स की वजह से नहीं आएगा। ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन के क्या फैक्टर हो सकते हैं? अक्सर वो मैक्रो होता है, माइक्रो नहीं होता है। वहाँ के मैक्रोज में कुछ परिवर्तन दिख रहा है क्या? डॉलर इंडेक्स 102 हो गया, क्रूड 85 पर है, 3 मंथ हाई पर।
अगर आप देखें यूएस 10 ईयर पेपर करीब 4% पर आ चुका है। तो वहाँ पे ग्लोबल मैक्रोस को लेकर के अब आपको नज़र रखनी चाहिए। तो अगर कंसर्न करेक्शन जो आएगा वो आएगा पहले बाहर दस्तक देगा, फिर इंडिया में आएगा। और इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स को अगर आप देखें तो ऐसी कंसर्न्स नहीं दिखती है, मगर मार्केट पॉज मोड में आ चुका है। निफ्टी की 5 दिन की अगर आप रेंज देखें तो कितनी बड़ी रेंज है, गैस करिए। 100-150 पॉइंट्स की रेंज। 100-150 पॉइंट तो बहुत ही कम होता है, 350 पॉइंट की रेंज है। 350 पॉइंट की रेंज में एक 20,000 का सूचकांक चला है जो कि इतना लिक्विड काउंटर है। तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी से ज़्यादा एक्टिविटी कम हो रही है। एक्टिविटी दोनों जो रेंज है वो कम हो रही है। तो अब रेंज को आप कंप्रेस करेंगे हमने टेक्निकल्स में क्या सींचा वो टूट जाएगा, या तो ऊपर का झटका या नीचे का झटका। अब आपको ऊपर के झटके के क्या ट्रिगर हो सकते हैं, नीचे के ड्रैग के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। उसमें मुझे लगता है कि ऊपर के जो ट्रिगर्स हैं इस समय मिसिंग है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स थोड़े शेकी हैं। और अगर करेक्शन आएगा या पॉज आएगा तो बाहर से आएगा, यहाँ से नहीं चालू होगा। निकुल जी, जो भी बातचीत चल रही थी सुमित की और भार्गव साहब की, मारुति 10,000 का हो गया है वापस। उस समय कुछ बहुत बड़ा करेक्शन आया था, ये इस ट्रांजैक्शन के बारे में लोगों को पसंद नहीं आया था ये ट्रांजैक्शन। अब तो खैर वो पास्ट की बात हो गई, लेकिन स्टॉक वहाँ से चल चुका है, आंकड़े वापस आने लगे हैं। आप मारुति को कैसे देखते हैं? तो जो ट्रांजैक्शन की आज बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से इतना मटेरियल नहीं है। मतलब इसको अगर आप देखें तो जैसे आज हम उस बड़े प्लांट के अंदर रॉयल्टी के इश्यूज़ को अगर भूल सकते हैं, तो ये तो छोटा सा ट्रांजैक्शन है। मेरे हिसाब से मारुति अपना स्ट्रक्चर क्लीन कर रहा है। अब आप बात कर सकते हैं जी वो कैश कम हो जाएगा, और कैश के अंदर जो मुझे ट्रेजरी गेन मिलता था उससे EPS में इम्पैक्ट पड़ेगा, वह बाल की खाल निकालने वाली बात है कि भाई कैश कम हो जाएगा, पर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स भी ज़रूर आएंगे। कॉस्ट प्लस मॉडल था, तो ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। इतना हार्श हमें नहीं होना चाहिए, मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि मारुति एज ए बिजनेस कहाँ जा रहा है। और मुझे लगता है कि मारुति के अंदर जो रफ्तार अभी आई है SUV मार्केट में, उसका हेडरूम अभी थोड़ा ज़्यादा है। तो अगला 6 महीना मारुति के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सेडान के अंदर डिस्काउंट्स आ रहे हैं, अंडर 10 लाख की गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं, सबको 10 लाख के ऊपर की गाड़ी चाहिए। SUV के अंदर सब जोर लगा रहे हैं। तो मारुति ने उसमें अच्छी लॉन्चेस करी हैं। अगस्त इज द मंथ फॉर SUV लॉन्चेस। तो मुझे लगता है कि सेडान का ड्रैग वर्सेस SUV का अपसाइड, उसको देखते हुए मारुति के लिए एक इंटरेस्टिंग फेज आने वाला है। ऑटो के आंकड़े आने वाले हैं, आज हम देखेंगे उनको, तो उसमें भी एक व्यू बन सकता है। मगर जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगा वह लगा कि मार्जिन 9% है, जबकि कमोडिटी में क्रैश और हमने देखा था ईयर ऑन ईयर इम्पैक्ट काफ़ी कम था। तो इतनी स्ट्रॉन्ग टेलविंड के बाद अगर आपके मार्जिन नहीं बढ़े हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप मार्केटिंग में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और मार्केटिंग में आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जब कमोडिटी प्राइस ऊपर जाएंगे, जो जा रहे हैं, आपके मार्जिन दोबारा नीचे आएंगे। ओके, तो ये म्यूटेड तो रहे हैं इस क्वार्टर में, आगे भी देखना होगा, जबकि आपके पास मेटल का अपसाइड था प्रियंका। करेक्ट। निकुंज, आप जैसे अभी बात कर रहे थे कि बहुत बड़े कोई ट्रिगर्स हैं, और अर्निंग्स ऑलमोस्ट सारी हो रही है। कल निफ्टी कंपनीज के, मारुति और पावर ग्रिड के बाद ही निफ्टी अर्निंग्स सारी पूरी हो गई। अब जब अर्निंग्स भी पूरी हो गई, बाजार के पास फिर और किस तरह के क्या लैकलस्टर ट्रेड रहेगा अभी? अगर बढ़ने के रीजन नहीं है, घटने के रीजन नहीं है, तो क्या हम रेंज बाउंड सेशन ज़्यादा देखेंगे? वो बहुत अच्छी खबर है। अगर आप देखें कि मार्केट में कैपिटल गेन रोज नहीं होता है, ये इट इज़ नॉट, यू विल नॉट मेक मनी ऑन अ डेली बेसिस, but as long as you are in a market where you're not losing too much of your acquired gains, I think it's a great market. I think इस लेवल पर हम अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं देखते हैं, और अगस्त का महीना अगर 3-4% ऊपर नीचे में निकल जाता है और टोटल इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं रहती है, आई थिंक दैट इज़ अ फैंटास्टिक आउटकम। आप 5 महीने से लगातार ऊपर बढ़े, आप 5 महीने से लगातार ऊपर बढ़े हैं, तो भाई कहीं ना कहीं तो थकेंगे, हारेंगे, तो वो तो होगा ही होगा। निकुल सर, गुड मॉर्निंग। निकुल सर, ये क्रूड $85 के आसपास आ चुका है, कुछ इसका इम्पैक्ट होगा मार्केट्स पे? कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या फिर इसको भी इग्नोर करेंगे इस लिक्विडिटी वाली बुल रन के अंदर हम? देखिए, क्रूड का ऊपर जाना एक लिमिट के ऊपर भारत के लिए हमेशा खराब बात है। और वही मैं बता रहा था कि मार्केट में अगर आप देखिए तो भले ही वो क्रूड हो, भले ही वो कॉपर हो, भले ही वो मेटल्स हो, सब के अंदर हम देख रहे हैं कि तेज़ी देखने को मिल रही है। तो क्रूड का ऊपर जाना, फिर वही चक्र दोबारा चालू हो जाएगा। OMCs के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या विंडफॉल गेन वापस आ जाएगा। आपकी मैक्रो इस समय इतनी ख़राब नहीं है। डिम्पी तो 2020-22 में जिस प्रकार के क्रूड की वजह से बाजार घबराया था, मुझे नहीं लगता है कि बाजार
उस तरह से घबराएगा। मगर क्रूड का ऊपर जाना और क्रूड से ज़्यादा अगर दूसरे मेटल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, दूसरी कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा मेरे हिसाब से चिंता का विषय। मुझे एक सेंस आ रहा है लोगों से बातचीत करके, जो इंडस्ट्री में हैं, जो चार्ट्स देखते हैं, जो काफ़ी समय तक दिग्गज निवेशक हैं, कि अगला 3 से 4 महीना आई थिंक विल बी डोमिनेटेड बाय कमोडिटी प्रोड्यूसर्स रादर देन कमोडिटी कंज्यूमर्स। ओके, नाउ राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कुंज ये सारे एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब हमारे साथ अंकिता जुड़ गई हैं आज की सारी बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स बताने के लिए। बताएं अंकिता। मॉर्निंग। जी हाँ, सो ये है ब्रोकरेज न्यूज़ जो आज इस मॉर्निंग में आई है। सबसे पहला जो है वो है जेपी मॉर्गन ने अपना गेल पे नोट निकाला है। उन्होंने न्यूट्रल मेंटेन किया है विद टारगेट प्राइस ऑफ 115 रुपीज़ पर शेयर। उनके हिसाब से जो उनकी ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन उनका मिस रहा है एबिडा पे, और ये दूसरा क्वार्टर है जिसपे इनका एबिडा लॉस आया है पेट्रोकेम का। लेकिन इनका जो एलपीजी सेगमेंट है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड रहा और हायर क्रूड प्राइसेस इसको फर्दर एड कर सकते हैं सेगमेंट को। वो कंटिन्यू टू बिलीव करते हैं कि इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को रीरेट नहीं करेंगे ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग कमोडिटी बिजनेस अर्निंग्स, और इसी के चलते उन्होंने न्यूट्रल मेंटेन किया है गेल पे। अगला स्टॉक जो है वो है पेट्रोनेट एलएनजी का। इस पे जेपी मॉर्गन ने अपना ओवरवेट मेंटेन किया है विद टारगेट प्राइस ऑफ 320 रुपीज़ पर शेयर। इनके हिसाब से इनके जो Q1 रिजल्ट्स है वो अहेड ऑफ एस्टिमेट्स आए हैं, और इनका जो दहेज फैसिलिटी भी है, जो टर्मिनल है, वो उनकी जो यूटिलाइजेशन है वो कम से कम 98% पे आई है। इनके हिसाब से जो वॉलेटिलिटी कमोडिटी मार्केट में देखने को मिल रही थी वो भी, उससे भी हम बाहर आ चुके हैं, और करंटली ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है 10x FY25 PE मल्टीपल पे विद डिविडेंड यील्ड ऑफ 5%। और ये देखते हैं पेट्रोनेट एक स्ट्रॉन्ग वेल प्लेस्ड वैल्यू प्ले है, और इसी के चलते इन्होंने ओवरवेट मेंटेन किया है इस काउंटर पे। अगला स्टॉक जो है वो है मारुति का। जेफरीज ने इन पे बाय मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस को हाइक किया है 11,500 को फ्रॉम 11,000 रुपीज़ पर शेयर। इनके हिसाब से मारुति की स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है, बट लोअर देन एक्सपेक्टेड एबिटा मार्जिन आया है। ये डिमांड को भी बहुत हेल्दी देख रहे हैं, और ये देखते हैं कि जो एसयूवी मार्केट है उसमें मारुति ने अपना शेयर रीगेन किया है, और जो एक्विजिशन ऑफ सुजुकी गुजरात प्लांट है वो रिजल्ट कर सकता है एक माइल्ड 3 to 4% ऑफ डाउन साइड टू FY25-26 EPS का, और इसी के चलते इन्होंने बाय मेंटेन किया है मारुति पे। अगला स्टॉक जो है वो है यूपीएल का। जेफरीज ने इस पे बाय मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस को कट किया है 800 रुपीज़ पे फ्रॉम 925 रुपीज़ पर शेयर से। ये इनके हिसाब से यूपीएल का डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर रहा है। जो प्रेशर है वो वॉल्यूम और प्राइसिंग दोनों पे था, और इन्होंने अपना कट किया है FY25 और 26 EPS एस्टिमेट बाय 9 to 10%, एंड और ये जो FY24 के कट्स है वो ज़्यादा शार्पर रहेंगे इनके, और इन्होंने अपना बाय मेंटेन किया है इस पे बिकॉज ऑफ इनएक्सपेंसिव PE मल्टीपल, और इसी के चलते जेफरीज अपना बाय मेंटेन करती है यूपीएल पे। ऑलराइट अंकिता, शुक्रिया इन सारी ब्रोकरेज कॉल्स के लिए। वैशाली के साथ इनफैक्ट हमारे साथ विनोद मोदी भी आ चुके हैं, बट मैं एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा वैशाली के साथ, जिसके बारे में हमारी शायद आशीषा बात भी कर रही थी, वो है स्पंदना स्फूर्ति। वहाँ पे हमने देखा कल एक ब्लॉक डील हुई। डेटा ये बताता है कि पद्मजा रेड्डी जो हैं, जो हमने आपको ब्लॉक डील के बारे में पहले ही बताया था 18 स्वदेश पे 15 दिन पहले, उन्होंने 12 लाख 50 लाख शेयर बेचे, और गोल्डमैन सैक्स ने ये पूरा माल लिया है। और मैं आपको बता दूं कि उनके पास 90 लाख शेयर और हैं, 1 करोड़ शेयर है जो धीरे धीरे वो बेच रही हैं अपना कीर्तना फाइनेंस जो नई उनकी एनबीएफसी उसको बड़ा करने के लिए। लेकिन स्टॉक पे हम बात करेंगे स्पंदना के। वैशाली, ये जो डिक्लाइन आई है बड़ी सप्लाई की वजह से, क्या इसका मौका देख के उठाना चाहिए? क्या टारगेट्स बन सकते हैं, या फिर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि स्टॉक 6 महीने में 50% चल गया है? तो फिलहाल आई थिंक अप ट्रेंड काफी कंटिन्यूएशन में ही है, एंड कल हम 3 दिन से देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है। सो एंड मैं वीकली चार्ट भी देख रही हूँ तो एक अपवर्ड मूव की पॉसिबिलिटी है। सो एक छोटे से स्टॉप लॉस, सो आई थिंक फिलहाल चल रहा है 819 पे, तो 780 के स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदा जा सकता है, बिकॉज अगर इसमें स्ट्रेंथ और भी है तो वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आने की भी संभावना है, एंड वी कैन लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 900+। ठीक है, 900+ का टारगेट बन सकता है। एरिस लाइफ, ये स्टॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, मैं अक्षय भागवत के पास जाना चाहूँगा इसके लिए। एक हफ्ता पहले HDFC म्यूचुअल फंड ने इसमें करीब 6% स्टेक कर लिया था, बाइंग आई थी। कल हमने देखा है कि प्लूटस ने करीब 22 लाख, अगेन वो प्लूटस जो काफ़ी अच्छे स्टॉक पिकर माने जाते हैं, उन्होंने 22 लाख शेयर कल खरीदे एरिस लाइफ के 783 पे,
और किसी राकेश शाह जी ने बेचे हैं। एनीवेज हम प्लूटस पे ध्यान देते हैं। ये देखिए 6% चला है स्टॉक एक हफ्ते में। चार्ट्स क्या कहते हैं अक्षय? तो एरिस लाइफ साइंस की बात की जाए तो जो नवंबर 22 का जो टॉप था करीबन 740 750 का था, वो स्तर जैसे ही उसने ब्रेकआउट किया है तो वहां से और जोर से स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा है। आपने सही कहा कि कल बहुत बड़ा वॉल्यूम कैंडल हुआ है उसमें, क्योंकि एक कुछ बड़े ट्रेड्स दिखे उसमें, तो मोमेंटम इंटैक्ट है। बाइंग का भी आपके पास सामने डेटा है। तो फिलहाल तो इसके टारगेट जो इसके सितंबर 2022 के हाई थे करीबन 840 के स्तर थे वो, तो वहां तक इसके टारगेट बैठ रहे हैं। तो इसमें आप बाय करके चल सकते हैं। 750 का आपका सपोर्ट है। स्टॉप थोड़ा आपको 725 तक रखना पड़ेगा इसमें, पर स्ट्रॉन्ग है चार्ट का पूरा टेक्सचर, और 840 का टारगेट इसमें इंटैक्ट है। तो 40 के टारगेट के लिए इरीज लाइफ साइंसेस पे आप बाय की रिकमेंडेशन यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कुणाल बोथरा भी आ गए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। कुणाल, मॉर्निंग, कौन से ट्रेड्स दिख रहे हैं आज, कहाँ रिकमेंडेशंस होंगी? तो 2 बाय कॉल रहेगी। पहला बाय कॉल रहेगा BEL पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट भी स्टॉक ने दिया है डेली चार्ट्स पे, तो इस पे बुलिश कॉल रहेगा। एक्सपेक्ट करूंगा 138 टारगेट BEL पर, 127 का स्टॉप लॉस। और NHPC इसने भी आई थिंक एक 10 या 12 साल का बड़ा ब्रेकआउट दिया है 50 के लेवल्स को क्रॉस करके, तो इसको भी बुलिश कॉल, इस पे भी बुलिश कॉल सजेस्ट करूंगा। NHPC पे पोजिशनल कॉल रहेगी। 58 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 47 का रख सकते हैं। यस, इनफैक्ट NHPC पे कल अच्छी ब्लॉक्स भी लगी हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टॉक्स को तो ज़रूर ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा ठीक है, शुक्रिया कुणाल ये दोनों स्टॉक्स हमें आज बताने के लिए। तो देखना होगा कि ये आज थोड़ा, क्योंकि रिजल्ट्स अब अर्निंग सीजन थोड़ा लाइट हो रहा है, बड़ी अर्निंग्स निकल गई हैं, लेकिन कहाँ और ट्रेड बनते हैं। तो BEL और NHPC ये 2 रिकमेंडेशंस कुणाल की तरफ से ऐड हुई हैं। लेकिन जो ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स में एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, हालांकि हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, पर अजय बात वही है जो आप कह भी रहे थे कि इतने इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे UPL पर नजर होनी चाहिए। जेफरीज ने भी एग्जैक्टली यही बात कही है। उन्होंने कहा डिसअपॉइंटिंग तो है, टारगेट प्राइस भी कट किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि प्रेशर भी रहेगा वॉल्यूम पे, प्राइसिंग पे, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए क्योंकि इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशन हो। 10 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे आपको कौन सी, ये आपको बताऊं मैं, ये इंडेक्स की सबसे चीपेस्ट कंपनी है कारणों की वजह से, बिल्कुल। लेकिन विनोद बता सकते हैं, विनोद इंडेक्स पे 10 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड कुछ मिलता है क्या? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। डेफिनेटली UPL सबसे चीपेस्ट स्टॉक है इंडेक्स में, बट आई थिंक ये जो चीपेस्ट स्टॉक है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, राइट। अदरवाइज ये स्टॉक ये भाव पे ट्रेड नहीं करता। आप अब मेरे ख्याल से ये जो एक स्टॉक है, अब रिसेंट क्वार्टर में देखूं तो 3-4 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंट करता आया है, राइट, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। एक साल पहले हम लोग का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था कि कंपनी खुद बोल रहा था कि हमारा डेट रिडक्शन काफी शार्प होगा, राइट, वो हुआ नहीं FY23 में। ये क्वार्टर में भी अगर मैं बात करूं तो मैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस या रेवेन्यू की बात अगर मैं छोड़ दूं तो इवन डेट में भी अगर आप देखें तो इनका जो नेट डेट था वो लगभग $1 बिलियन से बढ़ा हुआ है। ऑफकोर्स कंपनी बोलती है वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट मेरा बढ़ जाता है, बट जो इंक्रीज हुआ वो सब्सटेंशियल है, और उसके बावजूद कंपनी ने किसी प्रकार का इस पर गाइडेंस नहीं दी है कि हम डेट कितना कम कर पाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो मुझे लगता है वो स्टॉक के साथ अभी भी बना रहेगा, और ये स्टॉक मेरे ख्याल से कंटिन्यूअसली अभी शायद यही वैल्यूएशन पे ट्रेड करे। मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अभी ये वहां पे आएगा, बिकॉज देयर आर नंबर्स ऑफ अनसर्टेनिटी। एक पहली अनसर्टेनिटी वॉल्यूम ग्रोथ की है, जिसने सडनली बहुत ज्यादा वो इसने अपने गाइडेंस कट किए हैं, लेकिन जो गाइडेंस कंपनी अभी भी दे रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ के लगभग उस गाइडेंस के हिसाब से बोल रहे हैं कि सेकेंड हाफ में बहुत अच्छी रिकवरी होगी, तो उसको वो गाइडेंस, लोअर गाइडेंस मेंटेन करने के लिए भी इनको 18 से 20% का वॉल्यूम ग्रोथ सेकेंड हाफ में देना पड़ेगा, जो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये अभी सब मिला करके मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा व्यू निकल के, पॉजिटिव व्यू निकल के स्टॉक में आ रहा है। ये स्टॉक अभी कंटिन्यूअसली मेरे ख्याल से डिस्काउंट में ट्रेड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बीच एविएशन से जुड़ी हुई एक खबर है कि शेयर उसमें ट्रेड करने लायक है, स्पाइसजेट को छोड़ दीजिएगा, वो है इंडिगो। इंडिगो काफ़ी अच्छा चला भी है, 2100 से 2700 शेयर पहुंचा नए ब्रेकआउट के साथ। अब इसमें खबर ये आ रही है कि अब ETF के दाम धीरे धीरे फिर से बढ़ रहे हैं, 8% दाम बढ़ाए गए। सेकंड टाइम है जब दाम बढ़ाए गए हैं। इसके अंदर लक्ष्य एक बार चेक करेंगे, ये एक ट्रिगर हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर भर भर आके गिर जाएंगे, बट हाँ शेयर चलने से रुक जाएंगे जिन्होंने बहुत शानदार रिटर्न्स दिए हैं। स्टॉक गिरना शुरू हो चुका था, क्रूड ऑयल ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, $85 पे पहुंच चुका है, ETF प्राइसेस भी डेफिनेटली यहाँ पे राइज होंगे।
तो मुझे लगता है यहाँ पे 2540 का लेवल पहला दिखता है, और उसके बाद अगर वो लेवल भी होल्ड नहीं करता है तो आपको थोड़ा और डीपर लेवल मिल सकते हैं अराउंड 2400। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक थोड़ा सा लंबे करेक्शन पे है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी स्टिफ अपने लेवल्स पे मेंटेन है। तो मुझे लगता है 2400 पहला टारगेट होना चाहिए यहाँ पे पोजिशनली, और हो सकता है इसको आपको एक हफ्ता लग जाए, लेकिन धीरे धीरे ये सेल द बाउंस हो रहा है। ओके, ठीक है। एक पेट्रोनेट एलएनजी पे भी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर जो टारगेट दिया गया है वो थोड़ा बढ़ाया भी गया है। टारगेट प्राइस है 320 का, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है। एक बार अक्षय आप इस देखेंगे पेट्रोनेट एलएनजी को, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मर रहा है बीच में। पेट्रोनेट एलएनजी का प्राइस पैटर्न देखा जाए तो कल के ट्रेडिंग सेशन में एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने मिला था, जिसका वैलिडिटी 7 to 8 ट्रेडिंग सेशंस का होगा। ब्रेकआउट पॉइंट था 230 का, जहां से प्राइसेस ने मोमेंटम पकड़ा है। तो सेटअप धीरे धीरे बुलिश बन रहा है, क्योंकि स्टॉक को अगर रिवर्स करना है तो 240 नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है पेट्रोनेट के, क्योंकि जब भी ये लेवल पार कर जाए तो आपको एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम डेवलप होते मिलेगा इसमें। फिलहाल वो बेस का फॉर्मेशन बन रहा है उसमें, और जहां तक अभी 233 का रेट है, 240 का स्तर हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। द ट्रू टेस्ट इज वहां पे वो कैसे रिएक्ट करता है। तो आपको अगर 240 के लेवल के लिए ट्रेड करना है तो बिल्कुल कल के लो का स्टॉप बना के आप बाय कर लीजिए, और 240 पे वापस रिव्यू कर लेंगे कि वो ब्रेकआउट जो जिसकी बात कर रहे हैं वो बन पाता है कि नहीं। पेट्रोनेट, इस पर भी रिपोर्ट्स हैं और यहाँ पर बाय रिकमेंडेशंस है टेक्निकल लेवल्स पर भी। कुछ और नंबर्स जहाँ आए उनमें हमने देखा कि सुमिटोमो, ये भी फिर से एक थोड़े से डिसअपॉइंटिंग नंबर्स रहे, लेकिन केआई इंडस्ट्रीज, इनका भी प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में थोड़ा सा जंप दिखा है। लेकिन क्या मेजर ऑफ द मूव आ चुकी है? क्या इंडस्ट्रीज को कैसे ट्रेड करेंगे आज आप वैशाली? Maybe it is all factored in because अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। सो फिलहाल कुछ बाय का ट्रेड तो नहीं बन रहा है, बट मैं जरूर कहूंगी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बिकॉज अगर ये लेवल्स टूटते हैं 2400 लेवल्स, देन इट कैन गो डाउन फर्दर डाउन टू 23 और सो। ऐसे एक और स्टॉक्स ऑटो एंसिलरी में जेबीएम ऑटो, इसकी भी मेजर ऑफ द मूव्स हो चुकी है नंबर्स से पहले, और नंबर्स में बहुत ही न्यूट्रल से नंबर्स थे। प्रॉफिट था 30 करोड़ का, 26 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी। क्या इसमें रिजल्ट बेस्ड ट्रेड है या मेजर ऑफ द मूव्स हो गई हैं? लक्ष्य? मुझे लगता है जेबीएम ऑटो भी थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे दिखा सकता है, और रिजल्ट्स के जो अच्छे रिजल्ट्स हैं डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिविटी ला सकते हैं, लेकिन 1500 लेवल इसका रेजिस्टेंस है, और ओवरऑल लग रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है जिसका लोअर एरिया 1300 है। तो रेंज काफी वाइड है फिलहाल के लिए। मुझे लग रहा है अगर आप यहाँ पे 1380 के नीचे इसको स्लाइड होता देखते हैं तो ये 1300 तक जा सकता है, और अगर ये 1430 के ऊपर निकलता है तो 1500 तक के लेवल खुल सकते हैं। तो आज का प्राइस एक्शन देख के ही आपको डिसीजन लेना है कि किस तरफ ये ब्रेकआउट करता है। राइट। डॉक्टर साहब जरा टेक महिंद्रा के इंट्राडे ग्राफ को लेके आइए कल का। टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो और इन्फी, तीनों अगर आप इंट्राडे देखें तो आपको नजर आया कि लोएस्ट पॉइंट पहले 15 मिनट में बनाए और स्टॉक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सेशन में बंद हुआ है, यानी वन साइडेड ट्रेंडिंग डे आपको इन चारों स्टॉक्स में दिखाए। टेक महिंद्रा का जो फॉल था स्टॉक का, जिसकी वजह से वो 1180 के करीब चला गया था, वो जो दिन है उसके बाद से इंक्रीमेंटल सेलिंग आईटी स्टॉक्स में नहीं आई है। क्या ये लेने का समय है? परसिस्टेंट भी लिया डॉक्टर साहब। ये देखिए, ये आईटी शेयरों का हाल है। 4-5 दिन से पहले घटना कम हुए टेक महिंद्रा के रिजल्ट के बाद, उसके बाद जब वो स्टेबल होने लगे उसके बाद बाइंग आना शुरू हो गई है, और अब आपको स्पार्क्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट यूएस का जो Q2 जीडीपी आया था जो मच स्ट्रॉन्गर देन एस्टिमेट था, उसके बाद से थोड़ी और पुश मिली है कि शायद यूएस इकॉनमी उतनी जोर से धराशायी नहीं हो जितना हम सोच के बैठे हैं, और इन कंपनियों के काफ़ी हद तक फ्यूचर्स यूएस इकॉनमी के हाल पे टिके होते हैं। लक्ष्य बताइए, आईटी स्टॉक्स में जिस तरह का मूवमेंट आ रहा है आप कैसे देखते हैं? कोई ट्रेड है वहां पे या अवॉइड? जी अजय जी, फिलहाल आईटी यहाँ से थोड़ा सा एक बाउंस दिखा सकता है। मैंने काफी दिन पहले यही व्यू कहा था कि ये बहुत ज्यादा अपना ब्रेकआउट मिलेगा ना ब्रेकडाउन मिलेगा। 5% ऊपर 5% नीचे। बैड न्यूज आती है यूएस से, रेट हाइक रिलेटेड या कुछ भी यील्ड्स बढ़ते हैं, यूएस में टेक गिरता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो लोअर लेवल अगर टेक महिंद्रा की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 1060 से लेके 1190 की रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा राइज अब आप नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ से फिर भी एक राइज मिल सकता है आपको
1150 से लेके 1175 का पोजिशनली। लेकिन ये जो रैली शुरू होगी ये किसी भी टाइम मुड़ भी सकती है उतनी शार्पली, जो कि हम लगातार देखते आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आपको ये रेंज, ब्रॉडर रेंज लेके सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे सेल करना है, यही चलने वाला है फिलहाल। और लॉन्गर टर्म वाले लोग हर डिप पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें और कम से कम 6 महीने से 12 महीने का अपना व्यू रखें, तो ही सुकून से बैठ पाएंगे। और सारे आईटी स्टॉक्स में यही चल रहा है। डन, बिल्कुल समझ गई आपकी बात। वैशाली, एक स्टॉक है वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। मैं पहले ही बता दूं कि मैं इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन इसमें कारण है देखने का। एक तो ये बहुत ही बॉम्ब्ड आउट वैल्यूएशन पे है। एक ज़माने में अगर डॉक्टर साहब लंबा चार्ट ला सके तो 1400 प्लस हुआ करता था ये। उसके बाद ये घटता 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 140 130 तक भी गया। 135 का शायद इसका लो है, अगर डॉक्टर साहब थोड़ा लंबा चार्ट ला सके। और उसके बाद अब खबर ये आई है फ्राइडे को कि इसमें इनके जो सबसे लार्जेस्ट लेंडर हैं LIC और सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी हैं वो भी LIC, उन्होंने अपने LIC के एक बहुत ही सीनियर डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया यहाँ पे। और इस कंपनी के जो पुराने प्रमोटर हैं गहलोत साहब, उनको डी प्रमोटराइज कर दिया है। डी प्रमोटराइजेशन ऑफ अर्स्टवाइल प्रमोटर। गहलोत साहब का 2% स्टेक रह गया है, वो ब्लॉक डील में माल बेचते आ रहे हैं। और ये जो है खबर फ्राइडे को लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में आई है, इतनी डिटेल में शायद डिस्कस नहीं हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो मैथ्यू सिरियाक हैं, उन्होंने भी इसमें ब्लॉक डील में पिछले एक हफ्ते के अंदर माल लिया है। मैथ्यू सिराक ब्लैकस्टोन के फॉर्मर MD और अब फ्लोरेंट्री चलाते हैं। ये बैकग्राउंडर मैं आपको बता दूं, और इसके चलते बाजार में बड़ी रुचि आ गई है स्टॉक के ऊपर। लेकिन है ये प्योर ट्रेडिंग स्टॉक, इसको अभी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड लोग मानने से कतराते हैं। चार्ट्स क्या कहते हैं वैशाली, इंडिया बुल्स से बेट करना चाहिए या रिस्की है? वेल, तो जैसे आपने बताया, नॉट नोइंग, जस्ट चार्ट देखे तो ऑफ कोर्स एक अच्छा रन आ सकता है, बट डिसिप्लिन ट्रेडिंग तो हमेशा करनी है। सो 130 लेवल से ब्रेकआउट आया है, सो अगर खरीदना है तो 130 के बिलो का स्टॉप लॉस रख के ये खरीदे, बिकॉज जिस तरह 2-3 दिन से ये कैंडल फॉर्मेशन है और वॉल्यूम इतना जो बढ़ रहा है, इन ऑल लाइकलीहुड ये स्टॉक 160 तरफ जा सकता है। सो ऑफ कोर्स हर एक स्टॉक में हम कैलकुलेटेड रिस्क तो लेते ही है, ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा। सो 132 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और गो ऑन विद द ट्रेड 160 के टारगेट्स के लिए। ओके, ठीक है। तो आप 160 रुपये के टारगेट के लिए इसमें ख़रीदारी भी कर सकते हैं। एक और चीज़ इसके अंदर बता दें, इसके अंदर फ्यूचर्स बैन है और सीरीज़ के फर्स्ट डे से ही बैन है, यानी कि मंडे से बैन हो गया था और मंडे ट्यूसडे आज भी इनफैक्ट F&O के अंदर बैन में गया है। ये जो कॉर्पोरेट एक्शन अभी आपको अजय बता रहे हैं ना, ये सारा का सारा इस शेयर को बैन में लेके गया हुआ है। तो इसलिए जो भी आप करें, कैश के अंदर करें, फ्यूचर्स के अंदर करना चाहते हैं तो फिर इंट्राडे ही काम करके छोड़ दें। खैर एनी हाउ, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक फंडामेंटल कॉल्स भी लेते हैं। और HDFC सिक्योरिटीज़ के देवर्ष वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं मुनाफे का फंडा के लिए। देवर्ष जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपने कौन सा शेयर चुना, उसके पीछे की वजह बताइएगा, फिर साथ में टारगेट भी बता दीजिएगा। जरूर। तो मुनाफे के फंडे में मैंने आज 2 बैंक स्टॉक्स चूज किए हैं। मुझे लगता है कि अगर ये जो भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ है उसको अगर हमें प्ले करना है तो फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा एक सेक्टर है, उसमें भी बैंक्स का भी काफी बड़ा योगदान रहेगा। अर्बन डिमांड तो काफी अच्छी है और अभी हमें लगता है कि जो मॉडरेटिंग कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है और जो बजटरी पुश आने वाला है आगे इलेक्शन से, उसके पीछे रूरल डिमांड भी इम्प्रूव होगी। तो ये सब बहुत ऑगर वेल कर रहा है बैंकिंग के लिए। और उसमें भी जो बैंक्स अभी तक परफॉर्म नहीं की है, जहाँ पे फंडामेंटल्स अभी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुए हैं, वहां पे बड़ी अपसाइड हो सकती है। तो ऐसे 2 बैंक, बंधन बैंक और IDBI बैंक, मुझे अभी इन्वेस्ट करने के लिए सही लग रहे हैं। बंधन बैंक के मैनेजमेंट ने बोला है कि अभी जो सारे उनके प्रॉब्लम्स थे उसमें काफी अच्छे मॉडरेशन आ गए हैं और यहाँ से 20% का एडवांसेस का ग्रोथ वो FY24 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 7 से 7.5% की उनकी मार्जिन होने वाली है। उनका फोकस अभी कासा के डिपॉजिट्स पे है और कासा का रेशियो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। उनके जो रीपेमेंट्स हैं ERC के, वो भी काफी अच्छी तरह से पूरे हो जाएंगे। उन्होंने काफी बाहर की जो प्राइवेट सेक्टर बैंक से बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स लिए हैं और उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसको री इन्फोर्स किया है।
ब्रांचिंग जो उनका नेटवर्क है उसको पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए काफी अच्छा ग्रोथ किया है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। हमारा टारगेट 1.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे 260 रुपए का आता है, तो यहाँ पे खरीदे। अगर 10% का करेक्शन आता है तो उसमें और एक्यूमुलेट कीजिए। ये 260 के टारगेट से इसको होल्ड कर सकते हैं। वैसी दूसरी जो बैंक है वो है IDBI बैंक। वहां पे भी गवर्नमेंट ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को बुलाया है। 60.7% स्टेक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 30% है, LIC का 30% है, उसको बेचने की बात है। और हमें लगता है कि जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूवमेंट आ रही है और ये जो प्रोपोज इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे ये पूरा टर्न अराउंड हो सकता है। यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट पोटेंशियली इसको टेक ओवर करेंगे और वहां से फिर काफी अच्छे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे खरीदे, अगर डिप आता है तो 50 रुपए के आसपास आए तो और उसको ऐड कीजिए। हमारे हिसाब से आज का जो प्रॉफिट का है, हमारे हिसाब से 60% CAGR NII में और प्रॉफिट में हमें FY24 और FY25 में दिख सकता है। उसके बेसिस पे अगर 1.3 टाइम्स ROE पे हम उसको वैल्यू करें 1.4 टाइम्स बुक पे, तो 68 का प्राइस आ रहा है। तो यहाँ पे IDBI बैंक एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये दो बैंक्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, इसको रखिए, ये साल में आपको अच्छे रिटर्न देंगे। ओके, ठीक है दिवर्ष, बहुत शुक्रिया। आपने दोनों ही रीजंस भी गिनवा दिए और टारगेट भी बताया। IDBI बैंक और दूसरा बंधन बैंक है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा सुबह से हो भी रही है। दिवर्ष, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक और शेयर के बारे में चर्चा करते हैं। इसका ब्रेकआउट हुआ है कल और काफ़ी अच्छे प्राइस एक्शन के साथ हुआ है। लक्ष्य एक बार जरा आप चेक करेंगे, उस शेयर का नाम है NBCC। ये 44-45 के रेंज को पार कर नहीं रहा था, कल की क्लोजिंग 46 के ऊपर की है। ये शेयर और चलेगा, और चलने का मतलब ये है कि कम से कम 4 रुपये और चल जाए, 50 इस बार दिखा देगा। चांसेस कितने हैं? जी, ब्रेकआउट तो देखिए काफी अच्छा है। मंथली कैंडल ने पिछले 2 महीने के कैंडल्स को इंगल्फ करते हुए एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी है चांसेस। ऑलमोस्ट 55 से 60 तक के भी चांसेस हैं, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का टाइम लग सकता है। तो पोजिशनल यहाँ पे जा सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस 2 महीने के जो कैंडल है उनका जो हाई है वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 44.5। तो आपके पास बहुत क्लियर रेफरेंस है यहाँ पे। 44.5 के जब तक ऊपर रहता है तो यहाँ पे टेंशन नहीं है। और पहला टारगेट 55 और दूसरा 60 का हो सकता है। टाइम लग सकता है आपको 15 to 20 डेज एटलीस्ट। ठीक है, ये तो बात हुई NBCC पे। इनफैक्ट फार्मा स्पेस में भी जिस तरह की मूव्स अभी बनी हुई हैं, हमने देखा कि सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, जहाँ जहाँ अच्छे नंबर्स आए वहाँ तो मूव्स थी, लेकिन लॉरस लैब के नंबर्स इतने अच्छे आए नहीं थे और जुलाई में चला भी नहीं है। लेकिन अब स्टॉक में अच्छे ब्रेकआउट पैटर्न है। एक बार लॉरस लैब के चार्ट को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ बोरा भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी आइए आज की रिकमेंडेशन लेते हैं, फिर इस स्टॉक पर पॉसिबल ट्रेड डिस्कस करेंगे। कुछ बताएं मॉर्निंग आपके ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वाले जस्ट अ क्विक वर्ड ऑन द इंडिसेस। कल हमने बाय ऑन डिप्स की बात की थी, वो हमें बहुत क्लियरली प्ले आउट होते हुए दिखा है। तो जब तक निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही अपने 20 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करके चल रहे हैं, बाय ऑन डिप्स का जो व्यू है इंडिसेस पे बिल्कुल बना रहेगा। दिस इज एज फार एज द इंडिसेस गो। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, 2 कॉल है मेरे, दोनों ही ब्रेकआउट कैंडिडेट्स हैं। सेल अगेन पूरे ही मेटल पैक में हमने अच्छा खासा मूव देखा है। सेल ने कल अपने 93 के जो रेजिस्टेंस जोन है उसको ब्रेक किया है। वॉल्यूम के साथ एक अच्छा हमने इसमें अपमूव आते हुए देखा है। तो यहाँ पे आप एक जो मोमेंटम है कंटिन्यू होते देखेंगे। 96 और 98 के टारगेट्स के लिए 93 ये अब आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। जो मेरा दूसरा कॉल है वो है कैप्लिन पॉइंट। ये स्टॉक भी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा था, नियर टर्म कंसोलिडेशन में चला गया था, बट कल वेरी सिमिलर टू सेल इसमें भी वॉल्यूम बैक्ड ब्रेकआउट आया है। तो ये जो है मूव ये आपको 930 से 950 के लेवल्स दिखा सकता है। 890 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, एज अ पार्ट ऑफ आवर एडवाइजरी सर्विसेज, ये कॉल्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किए हैं। और साथ ही अभी रिमेंबर मेटल पे आप ट्रेड्स दे भी रहे थे कई दिनों से, और सेल पर आपकी कन्विक्शन बनी हुई है। कुछ आप ही चेक करें लॉरस लैब के चार्ट्स भी। कल अच्छा खासा 4-4.5% की मूव थी, अब भी ब्रेकआउट कैंडिडेट है। क्या फर्दर फॉलो अप एक्शन आज पॉसिबल है? वॉल्यूम के साथ कल हमने एक अच्छा अपमूव आते हुए देखा था, तो यहाँ पे एक अपमूव आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि होगा, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एक अपसाइड है ये 365 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक के लिए शायद कैप्ड है। मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन्स हैं, 200 डे मूविंग एवरेज है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर किसी ने निचले स्तरों पे ली हो तो बिल्कुल 345 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें। नए पोजीशन के लिए आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होगा, बिकॉज द रेजिस्टेंस जोन इज जस्ट अबाउट 15 पॉइंट्स अवे फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे आप नई पोजीशन ना लें,
एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो उसको 345 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और राइट, आप एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करें। लॉरस लैब पर व्यू और एक रिकैप पूजा के साथ लेते हैं एक्शन स्टॉक्स का। पूजा बताएं। जी, गुजरात गैस पर नज़र रखिए। यहाँ पर आरामको ने प्रोपेन प्राइजेज के जो दाम है उसको $400 प्रति टन से बढ़ाकर $470 प्रति टन कर दिया। अब ये जो इंक्रीज किया ये मॉर्बी रीजन में किया है, जिसका कि पॉजिटिव इम्पैक्ट गुजरात गैस पर देखने को मिल सकता है। ONGC ऑयल इंडिया पर भी नजर रखिए। सरकार ने क्रूड उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स दूसरी बार बढ़ा दिया है और टैक्स 1600 रुपए से बढ़ाकर 4250 रुपए प्रति टन कर दिया है। गो फैशन भी फोकस में रहेगा। आज कंपनी ने 20% से ज्यादा के रेवेन्यू गाइडेंस का लक्ष्य दिया है और उनका कहना है कि तीसरी तिमाही में भी ये जो हेल्दी ग्रोथ है ये आगे भी बरकरार रहेगी। स्पंदना स्फूर्ति पर भी नजर रखिए। यहाँ पर फंड एक्शन हुआ है। गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी के करीब 8 लाख शेयर से ज़्यादा एक्वायर कर लिया 830 रुपए प्रति शेयर पर। और इसके अलावा कुछ कंपनियों में रेजिग्नेशन भी देखने को मिला है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है इन कंपनियों पर। नवीन फ्लोराइन में कंपनी के CEO CDMO बिजनेस के CEO ने रिजाइन कर दिया है और LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी रेजिग्नेशन देखने को मिला है। कंपनी के MD और CEO ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है, तो इन इस्तीफों के चलते इन स्टॉक पर आज कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है पूजा, ये शुक्रिया, ये सारी की सारी खबरें हमको वापस से रिकॉल करवाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। निकुंज सर से आज हमने सुबह बातचीत की थी और हमने उनसे मार्केट और मारुति दोनों के बारे में पता किया था। पहले सुन लेते हैं मार्केट और मारुति पे वो क्या कह रहे हैं। तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी से ज़्यादा एक्टिविटी कम हो रही है। एक्टिविटी दोनों जो रेंज है वो कम हो रही है। तो अब रेंज को आप कंप्रेस करेंगे हमने टेक्निकल्स में क्या खींचा वो टूट जाएगा, या तो ऊपर का झटका या नीचे का झटका। अब आपको ऊपर के झटके के क्या ट्रिगर हो सकते हैं, नीचे के ड्रैग के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। उसमें मुझे लगता है कि ऊपर के जो ट्रिगर्स हैं इस समय मिसिंग है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स थोड़े शेकी हैं। और अगर करेक्शन आएगा या पॉज आएगा तो बाहर से आएगा, यहाँ से नहीं चालू होगा। तो जो ट्रांजैक्शन की आज बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से इतना मटेरियल नहीं है। मतलब इसको अगर आप देखें तो जैसे आज हम उस बड़े प्लांट के अंदर रॉयल्टी के इश्यूज को अगर भूल सकते हैं तो ये तो छोटा सा ट्रांजैक्शन है। मेरे हिसाब से मारुति अपना स्ट्रक्चर क्लीन कर रहा है। अब आप बात कर सकते हैं जी वो कैश कम हो जाएगा, और कैश के अंदर जो मुझे ट्रेजरी गेन मिलता था उससे EPS में इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बाल की खाल निकालने वाली बात है कि भाई कैश कम हो जाएगा पर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स भी ज़रूर आएंगे। कॉस्ट प्लस मॉडल था, तो ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। इतना हार्श हमें नहीं होना चाहिए, मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि मारुति एज ए बिजनेस कहाँ जा रहा है। और मुझे लगता है कि मारुति के अंदर जो रफ्तार अभी आई है SUV मार्केट में, उसका हेडरूम अभी थोड़ा ज़्यादा है। तो अगला 6 महीना मारुति के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सेडान के अंदर डिस्काउंट्स आ रहे हैं। अंडर 10 लाख की गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं, सबको 10 लाख के ऊपर की गाड़ी चाहिए। SUV के अंदर सब जोर लगा रहे हैं। तो मारुति ने उसमें अच्छी लॉन्चेस करी हैं। अगस्त इज द मंथ फॉर SUV लॉन्चेस। तो मुझे लगता है कि सेडान का ड्रैग वर्सेस SUV का अपसाइड, उसको देखते हुए मारुति के लिए एक इंटरेस्टिंग फेज आने वाला है। ऑटो के आंकड़े आने वाले हैं, आज हम देखेंगे उनको, तो उसमें भी एक व्यू बन सकता है। मगर जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगा वो लगा कि मार्जिन 9% है, जबकि कमोडिटी में क्रैश और हमने देखा था ईयर ऑन ईयर इम्पैक्ट काफ़ी कम था। तो इतनी स्ट्रॉन्ग टेलविंड के बाद अगर आपके मार्जिन नहीं बढ़े हैं तो इसका मतलब यह है कि आप मार्केटिंग में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और मार्केटिंग में आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जब कमोडिटी प्राइस ऊपर जाएंगे, जो जा रहे हैं, आपके मार्जिन दोबारा नीचे आएंगे। ठीक है, तो मार्केट और मारुति पे तो आपने बाइट सुनी ली। अब मेरे सहयोगी शरद भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको ये बताने वाले हैं कि खबर क्या चल रही है मार्केट्स के अंदर। तो आइए करते हैं उनका स्वागत और उनको जोड़ते हैं अपने साथ। क्या खबर है सेगमेंट के अंदर? जी बिल्कुल, PSP प्रोजेक्ट जो है फोकस में रहने वाले, और यहाँ पे कंपनी जो एक नए सेगमेंट में एंटर करने की जो है बात चल रही है, और यहाँ पे जो स्टेशंस की रीडेवलपमेंट होती है रेलवेज़ की, उस पे जो है वो आगे जाने वाले, और यहाँ पे जो है कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि अहमदाबाद या दिल्ली स्टेशन से वो स्टार्ट करें। अभी ऑफकोर्स ये हाई मार्जिन और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाले प्रोजेक्ट्स रहते हैं। और इम्पॉर्टेंटली कंपनी जो है आज एक बड़े दिग्गज TI फंड, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड से भी जो है आज उनका मीटिंग है, और इम्पॉर्टेंटली प्रमोटर्स जो है पिछले 2 महीने से शेयर्स के जो एक्वायर कर रहे थे, लगभग 1.25 लाख शेयर्स की जो है टोटल एक्विजिशन देखने मिली है। Q1 नंबर्स में भी स्ट्रेंथ आया है, ब्रोकरेजेस अपग्रेड आए हैं, और अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो वो लगभग 5,000 करोड़ के ऊपर है।
अगर FY24 की गाइडेंस की बात करें तो 2600 करोड़ रेवेन्यू का है, यानी कि 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ का अनुमान है। और मैनेजमेंट ने कहा है कि लगभग 11 से लेकर 13% का मार्जिन्स का आउटलुक रहने वाला है। और स्ट्रीट जो है मान रही है कि इनके जो हेल्दी बैलेंस शीट है उसके कारण जो है आगे जाते जो ROC होती है, रिटर्न रेशियोज, उसमें इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है। और ये जो नंबर है 25% से बढ़ के 28% हो सकता है अगले 2 साल में। ओके, ठीक है शरद, आपकी जो खबर है वो इसके प्राइस एक्शन के साथ भी मैच करती हुई दिख रही है। एक ब्रेकआउट का नया कैंडिडेट बनने के लिए तैयार है और आप जो कह रहे हैं कि रेलवे के रीडेवलपमेंट के लिए इनके ऑर्डर्स इनके हाथ में आ सकते हैं, ये अहम खबरों में से एक है। खैर, चंदन तापड़िया भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और थोड़ी देर में जाके उनसे उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेंगे। लेकिन पहले खुश से पता कर लें कि ये जो 800 की रेंज अभी पार कर रहा है तो नया ब्रेकआउट है। डेली चार्ट पे देखेंगे खुश तो 2023 के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल और ब्रेकआउट कैंडिडेट है। एब्सोल्युटली डिम्पी, और आप देखें कि ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था बहुत समय से, एक पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम बैक्ड मूव है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल मान के चले कि ये जो अपसाइड है ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे आई वोंट बी सरप्राइज टू सी 825 एंड 860 के लेवल्स ऑन दिस स्टॉक इन द वेरी नियर टर्म एक्चुअली। और यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन चाहें तो भी इनिशिएट कर सकते हैं, गिवन कि आपको बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग ना मिले मार्केट ओपन होने के बाद। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे वो होगा करीब 785 के आसपास। तो एक अच्छा मूव है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम बैक, तो ये जो अपट्रेंड है ये नियर टर्म के लिए बिल्कुल कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, PSP प्रोजेक्ट्स पर ये बात रही, लेकिन चंदन तापड़िया भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स क्या आज के? जी नमस्कार प्रियंका जी। देखिए बाजार का ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव और आप नोटिस करोगे निफ्टी पिछले लगभग 3 महीने से हर बार डेली चार्ट में 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाता है और वहां से टर्न हो जाता है। इस बार भी वैसा देखने को मिला। कुछ दिन पहले निफ्टी ने 19,991 यानी 20,000 से 9 पॉइंट कम तक का हाई बनाया और वहां से करेक्ट हुआ, बट उस करेक्शन में 19,560 को बॉटम बनाया, वो एक्जैक्टली 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वापस यहाँ पे तेजी के लिए बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं 19,550 एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है और उस सपोर्ट से वापस इंडेक्स कहीं ना कहीं 20,000 तक की जर्नी को पार करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं 19,650 के सपोर्ट को भी प्ले कर सकते हैं, ऊपर में 19,850 19,870 तक के लेवल के लिए। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस की हम बात करें तो पहला फोकस रहेगा मेरा IDFC लिमिटेड की तरफ। इस स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम बना था पिछले कुछ महीनों में और अभी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इवन आप मंथली चार्ट देखें तो हाई टॉप हाई बॉटम है, डेली चार्ट में भी स्लो एंड स्टडी ब्रेकआउट्स और मोमेंटम बने हुए हैं। सो खरीदारी की राय यहाँ पे रहेगी। 115 का सपोर्ट है, 124 125 तक की अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। उसके अलावा पावर स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, चाहे आप NTPC GAIL REC की बात करें और हम यहाँ पे REC पे खरीदारी पे सलाह देगा तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। तो निफ्टी में पॉजिटिव व्यू, 2 स्टॉक्स में IDFC और REC लिमिटेड पे यहाँ पे फोकस रहेगा। थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस थे तो हम सुन पूरा नहीं पाए, लेकिन आप व्यूअर्स को कॉल्स भी दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पे। IDFC बैंक और IDFC लिमिटेड और साथ ही REC, इन दोनों में आपका व्यू और NTPC पर भी आप पॉजिटिव व्यू दे रहे थे, ठीक है। लेकिन इस बीच एक बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट, आज की बिग बोल्ड ब्रोकरेज रिपोर्ट किस पर है, अंकिता में बता रही हैं। अंकिता बताएं। जी हाँ, आज का जो बिग बोल्ड स्टॉक इन फोकस है वो है PB फिनटेक, क्योंकि PB फिनटेक पे इन्वेस्टेक ने अपना एक कवरेज निकाला है। उन्होंने इनिशिएट किया है बाय कॉल विद टारगेट प्राइस ऑफ 1,000 रुपीज़ पर शेयर। इनके हिसाब से PB फिनटेक जो है वो उनकी जो ऑनलाइन डोमिनेंस है वो अनपैरेलल्ड है। उनके हिसाब से वो फुल सर्विस लेवरेज कर रहे हैं, फुल सर्विस मॉडल को लेवरेज कर रहे हैं टू ड्राइव बिजनेस फ्लाईव्हील। उनकी जो हिस्ट्री रही है वो भी स्ट्रॉन्ग बेट्स की रही है। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी फिलहाल अंडरस्टेटेड है, लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बिगेस्ट ड्राइवर, वैल्यू ड्राइवर रहेगा कंपनी के लिए। उनके जो EBITDA मार्जिन्स है वो भी कंटिन्यू टू इंप्रूव कर सकते हैं एज शेयर ऑफ ट्रेल रेवेन्यू इंक्रीजेस। और उनका जो पैट ग्रोथ है वो भी कंटिन्यू कर सकता है आउटपेस करना उनकी रेवेन्यू ग्रोथ को फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग है, लीडरशिप पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, इनका मैनेजमेंट सॉलिड है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो रोड मैप है वो भी अंडरपिन करता है इस थीसिस को, और इसी के चलते इन्वेस्टेक ने PB फिनटेक पे अपना बाय इनिशिएट किया है। ओके, PB फिनटेक के ऊपर कल भी एक्शन था और एक बड़ी ब्रोकरेज ने इनिशिएटिंग कवरेज। PB फिनटेक पे एक कॉल ले लेते हैं। चंदन, PB फिनटेक या कोई और कंज्यूमर टेक? ये देखिए आपका जोमेटो जो है, अभी अभी जोमेटो में मॉर्गन स्टैनली का एक नोट आया, 85 रुपये हो गया 42 वाला।
बिल्कुल देखिए, इनफैक्ट इन सारी कंपनीज पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और पिछले कुछ सप्ताह से हम यहाँ पे एक खरीदारी की सलाह देख रहे हैं। आप जोमेटो की बात करें यदि, तो स्टॉक्स में अभी कुछ दिन पहले अच्छा बेस बनाया था लगभग 76-77 के आसपास। तो कोई भी डिक्लाइन आता है टुवर्ड्स 81 तो खरीदारी की सलाह रहेगी 90-92 के लिए। आपने यहाँ पे पीबी फिनटेक पे सवाल किया। पीबी फिनटेक मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। लास्ट वीक का करेक्टिव मूव वापस एक बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज कर रहा है। रिसेंटली आप देखोगे 7-8 दिनों में तो 782 से लेके नीचे में 700 तक का डिक्लाइन देखा और कल वापस पिछले 5-6 दिन के लोअर हाई लोअर लोज को निगेशन देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से 710 का सपोर्ट रहेगा और वापस स्टॉक 770-780 तक की जर्नी के लिए तैयार हो। ओके ठीक है, 50 सेकंड बाद आप देखेंगे बाजार खुल जाएगा आज, और आज ओपनिंग के हिसाब से आप फिर से नज़र रखेंगे तो आपको पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकती है गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर से हम आपको क्लियर कर दें कि ना तो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है मार्केट का, ना ही सपोर्ट ब्रेक हुआ है। बाजार एक रेंज में रह सकता है। आप ब्रॉडर रेंज, छोटी रेंज, जैसे आपको ठीक लगे, दोनों रेंज मोटा मोटी हमने आपके सामने रखी हुई हैं। 30 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी खुलेगा। सेंसेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट 5 पॉइंट का टिक दिखाएगा। एडवांस डिक्लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। आज शेयर्स में कहाँ पे दबदबा रहेगा, जरा इस चीज़ को भी नोटिस करना होगा। स्पेशली आज एफएमसीजी के, ऑटोज़ के शेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ऑटो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनके सेल्स के नंबर आ रहे हैं, और दूसरा मारुति के भी रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आज ही मार्केट के अंदर कैलकुलेट और होता हुआ दिखेगा। खैर, अब आप तैयारी कर लीजिए। एडवांस डिक्लाइन 1000 से ऊपर ही आएगा, और इस समय जो नंबर आया 1294 का नंबर बेहतरीन है एडवांस डिक्लाइन का। मार्केट को आज नीचे जाने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम लेके आना पड़ेगा, नहीं तो ये जाएगा नहीं नीचे आज, ध्यान रखिएगा। पहले एडवांस डिक्लाइन का भी एक क्लियर पिक्चर दिख रही है। दूसरा, 25 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी निफ्टी 19,750 के आसपास है। ध्यान रखिएगा 850 का रेजिस्टेंस है, तो 100 पॉइंट का रूम भी है इसके पास और मूवमेंट देने के लिए, और जस्ट 150 पॉइंट का नीचे एक सपोर्ट भी है। तो ये 100-150 पॉइंट के अंदर ही रिदम में अपना काम करेगा। मार्केट में बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ आज वह 45,750 के आसपास। इसके पास 800 का रेजिस्टेंस है, या तो 800 पार हो जाने दीजिए, या तो यहाँ पे थोड़ा रुक जाइए, हो सकता है नीचे पे आके मिले या आपको 200 पॉइंट भी, तो इसके अंदर मूवमेंट ऊपर नीचे करेगा। अब फटाफट से चेक कर लेते हैं अलग अलग स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पहले लेके आइए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति, फिर कुछ मिड कैप बैंकिंग वगैरह लेके आएंगे। बंधन बैंक, DLF पे काफ़ी न्यूज़ थी, सब कुछ आपके सामने रखते हैं। आप पहले लेके आइए जरा मारुति। यस, करीब 1% अभी ये नीचे है, 105 रुपये की गिरावट है। हालांकि उसी जगह से रिवर्स कर रहा है जहाँ पे पहले भी ये कई बार कर चुका है, 9800-9900 की रेंज के अंदर है। इस बीच ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आ रहे हैं नीचे, वो भी फ्लैश हो जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। DLF एक बार लेके आइए, एक बार बंधन बैंक को एक बार आप लेके आ सकते हैं। बंधन बैंक, DLF, एक बार IOC वगैरह भी लेके आइए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि ऑयल के अंदर तेज़ी से थोड़ा तेज़ी आई है। एक साथ ही आप दिखा सकते हैं इसके अंदर बंधन बैंक आज करीब 2% ऊपर है। एविएशन में से इंडिगो को दिखाइए, क्योंकि ATF के दाम बढ़े हैं, करीब उसके अंदर गिरावट आएगी। पावर ग्रिड को एक बार दिखा सकते हैं, करीब 3% आज नीचे है। जो पावर स्टॉक्स के अंदर लगातार मोमेंटम हमको दिख रहा था, वो थोड़ा बहुत प्रेशर में वापस से आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ एडवांस डिक्लाइन को अगर आप फिर से चेक करेंगे तो 1450 शेयर खड़े हैं, और करीब 284 शेयरों के अंदर इस समय आपको नुकसान देखने को मिल रहा है। कुल मिला के मार्केट ब्रेड ज़्यादा खराब नहीं है, चर्न करेगा, 1-1.5 घंटा इसको भी और लगेगा। ये हीट में आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑयल से जुड़ी हुई ज़्यादातर शेयर आपको नीचे दिख रहे हैं। एशियन पेंट है, उसमें BPCL आपको दिख रहा होगा, भारतीय एयरटेल, फार्मास्यूटिकल, FMCG जो सुबह थोड़ी देर पहले हम आपके सामने बात रख रहे थे, ये भी है। एक और चीज़, अडानी ग्रुप के शेयर्स ना रुक रुक के वापस से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, इसको भी आप भूलेगा नहीं। ये फिर से 2500 के लेवल पे आ गया अडानी एंटरप्राइजेस। आज सुबह ही अडानी पावर हमको एक एनालिस्ट ने हमको दिया है, वैशाली ने, तो इस पर ध्यान रखिएगा अडानी ग्रुप के शेयर्स पे भी। आप प्रियंका के पास चलते हैं, आपको छोटे मझोले शेयर्स का एक्शन और साथ ही मेहमानों से कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल डिम्पी, देखिए स्मॉल मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको मिड कैप और स्मॉल कैप PSU बैंक्स तो थोड़े से दिख रहे हैं। IDFC, इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स में IDFC फर्स्ट बैंक की आज रिकमेंडेशन भी है कई एक्सपर्ट्स की, वहाँ पर मूव है। बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स में हुआ है। गुजरात गैस में जो प्रोपेन प्राइजेस की हाई होने की बात की जा रही है,
क्योंकि गल्फ से बड़े हैं तो यहाँ पर भी मॉर्बी रीजन में बढ़ सकता है। वो गुजरात गैस पर आपको इम्पैक्ट दिख भी रहा है, 1.5% की तेज़ी वहाँ दिख रही है। पॉलीकैब जैसे स्टॉक्स में मूव है, आपको एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स भी अच्छे दिख रहे हैं। वहाँ तो MSCI इंक्लूजन की बात हो रही है स्टॉक की और मूव रही हैं। एस्ट्रल पे आप नज़र रखें। मदरसन सुमी में इस वक्त गेंस है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट तो इनफैक्ट 3% की तेज़ी के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। BHEL अब 100 के पार 105 के पास ट्रेड कर रहा है, जो हम बार बार बात भी करते हैं क्या रेजिस्टेंस के ऊपर कितने हद तक ये जा पाएगा, लेकिन 100 के ऊपर आपको भारत BHEL दिख रहा है। उसके अलावा जहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आपको मिड कैप स्पेस में दिख रहा है, वहाँ पर उन स्टॉक्स में ब्रॉय रियलिटी, क्योंकि नंबर्स इसके थोड़े से कमज़ोर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से नीचे रहे हैं। कल एक अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर की इनकी प्रीमियम्स, इनकी वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई है, उसका इम्पैक्ट आज भी मैक्स हेल्थ केयर पे आपको दिख रहा है। ऑटो सेल्स नंबर्स आ रहे हैं, स्कॉट्स कुबोटा के नंबर आ चुके हैं, वहाँ पर 1% का डेंट दिख रहा है और थोड़ी सी सॉफ्टनेस आपको कुछ काउंटर्स जैसे ल्यूपिन जैसे काउंटर्स में दिख रही है, डालमिया भारत जैसे काउंटर्स में दिख रही है, और महिंद्रा फाइनेंशियल्स माइनर सी गिरावट वहाँ पर भी है। ये अच्छा खासा 8-10% की गिरावट स्टॉक में आ चुकी है पोस्ट द नंबर्स। बाजार को थोड़ा सेटल होने देते हैं 2-4 मिनट, उसके बाद वापस स्पॉटिंग करेंगे। इतने टाइम में हम अपने सारे पैनलिस्ट से कुछ ओपनिंग ट्रेड्स ले लेते हैं। चंदन, चलिए आप ही से शुरुआत की जाए। जिस हिसाब से बाजार खुला है, आपके रडार पे फ्रेश ओपनिंग ट्रेड क्या निकल के आ रहा है? बिल्कुल, दो स्टॉक्स की बात करूंगा मैं। एक तो नॉन एफएनओ के स्टॉक्स की बात करूंगा। फैक्ट कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर स्टॉक्स में यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिला है और आप देखोगे इस स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप नीचे के लेवल से देखा और अभी पिछले लगभग 12-15 दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है। 490 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, खरीदारी की सलाह रखेंगे। 475 का स्टॉप लॉस है, 525 तक के टारगेट फैक्ट में बनने चाहिए। तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स नेम पे फोकस रहेगा, इस चीज पे आप ध्यान रखिए। ओके, उसके अलावा हमारा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं राइस स्टॉक्स यहाँ पे फोकस में रहेंगे। कहीं ना कहीं आप देखो, मैं कोई थीमेटिक का वे पे मार्केट का मूड पकड़ने का ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दावत अच्छा लग रहा है। 186 के आसपास अभी चल रहा है, 181 का सपोर्ट है ऊपर में 195 तक के लिए। तो फैक्ट और दावत दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं नॉन एफएनओ सेगमेंट। तो एकदम फर्स्ट क्लास। ये बिरयानी जो है, या खीर कह लीजिए, बिरयानी कह लीजिए, पिछले हफ्ते से पक रही है। दूध वाले स्टॉक, चीनी स्टॉक, चावल स्टॉक, खुश के मुंह में पानी आ रहा है, इसलिए खुश के पास जाता हूँ सेकेंड ओपनिंग ट्रेड लेने के लिए। कुछ बताइए। I am so tempted to give something like an RBA, you know, as a buy, जब थीम में चली रही है तो, but I'll perhaps save that for later. सुबह खाने पीने की बात करके मूड तो ठीक हो ही जाता है, स्पेशली हम जैसे लोग जो नाश्ता नहीं कर पाते हैं, पहला मील जो है 11 बजे करते हैं शो के बाद, तो कम से कम बढ़िया बढ़िया खाने की बात करके ही मुंह में पानी आ जाए। This just reminds me, I think हम जैसे अब ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं तो स्वीट बस सूंघ के मन खुश कर लेते हैं खाने की, तो परमिशन नहीं देते। बताइए क्या ओपनिंग ट्रेड? अजय, मुझे एक स्टॉक जो यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, इंसिडेंटली इट जस्ट हैपेंस टू बी फ्रॉम द फूड स्पेस ओनली, व्हिच इज जोमेटो। मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, चंदन भी इसका जिक्र कर रहे थे। देखिए, इसमें अब ऐसा लग रहा है कि जो सारी प्रॉब्लम्स थी, आई वोंट से सारी, बट एटलीस्ट जो नियर टर्म इश्यूज थी ये खत्म होती हुई नजर आई हैं। यहाँ पे आप एक अच्छा सा अप ट्रेंड बनते हुए देख रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। तो ये मूव जो है अब सस्टेनेबल है, थोड़ा रिलायबल लग रहा है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर लेना चाहें तो मेरे हिसाब से इसमें अभी एंट्री कर सकते हैं। 82 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है इसको आप 88 और ऊपर में 93 के जो लेवल्स हैं ये लेके चलें। तो ट्रेडिंग के लिहाज से अभी जोमेटो में एंट्री की जा सकती है। सस्टेनेबल मूव है। वॉल्यूम एक्शन भी हमने पिछले कुछ दिनों में अपटिक आते हुए देखा है। क्या जोमेटो 85 पे अच्छा लगता है? अक्षय, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? ट्रेड अगर आप ग्रेन्यूल्स का पैटर्न देखें तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट 3 दिन पहले अपने को देखने को मिला था, करीबन 320 के स्तर पे। तो आज एक पॉजिटिव स्टार्ट के लिया है ग्रेन्यूल्स ने, 324-325 के स्तर पे अभी चल रहा है। 0.5% अप है। डेरिवेटिव्स, टेक्निकल, सब पैरामीटर्स पे ये पास है, तो इसे आप बाय करके चले। आपका स्टॉप लॉस 315 का रहेगा और आपका टारगेट 340 का बनेगा। दूसरा स्टॉक मेरे जो रडार में है वो है अशोक लेलैंड। ये मैंने पहले भी यही शो पे रेकमेंड करा है, क्योंकि इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक सॉसर पैटर्न, जो एक बुलिश पैटर्न माना जाता है टेक्निकल्स में, उसे ब्रेकआउट करा था उसने 175-178 के स्तर पे। 3-4 दिन से क्वाइट स्टॉक, बट यस्टरडे अच्छा मोमेंटम पिकअप करा है इसने और जल्दी ही आपको 197 से 200 के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसमें 174 का बना के चलिए। लक्ष्य, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? जी, फिलहाल मैंने जैसे कहा कि सन फार्मा मुझे यहाँ पे शॉर्ट लग रहा है। 10 to 15 रुपीज का डिप दे सकता है, तो 1150 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे आपको डिप मिल सकता है।
टुवर्ड्स 1130। और उसके अलावा SBI यहाँ पे 623 के स्टॉप लॉस से आपको एक छोटा स्टॉप लॉस लेके इंट्राडे में आपको 615 तक के लेवल दिख सकते हैं। थोड़ा हो सकता है सताए, परेशान करे, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे आपको मूव मिलेगा। रिलायंस ब्रेकआउट कैंडिडेट था, लेकिन वहां से इसने रिवर्सल, मतलब एक मॉर्निंग में तो एटलीस्ट इसने रेड कैंडल दिखाया, तो हो सकता है ये भी थोड़ा सा डिप दे। चल चुका है थोड़ा सा अभी रिसेंट के डिप से, तो मुझे लगता है 55 के स्टॉप लॉस से, बड़े स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम छोटे स्विंग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2530 तक के लेवल्स हमको रिलायंस दिखा सकता है। और ओवरऑल इंडसइंड बैंक बैंकिंग में 1425 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है 1400 और 1390 के लिए ये इंट्राडे में भी और 1-2 दिन का व्यू है तो भी आपको यहाँ पे एक डिप मिल सकता है। आज शुरुआत में हिंदुस्तान कॉपर के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, परसेंटेज में भी और वॉल्यूम में भी। इस शेयर को एक बार आप चेक करेंगे, खुश हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर के नाम से मिलेगा। तो डिम्पी, जैसे आप कहते हैं, ये वाली ट्रेन तो अब छूट चुकी है। देखिए, बहुत ही शार्प अपमूव हमने कल देखा था, एंड एक्चुअली दैट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ एन अपमूव जो ऑलरेडी उसके पहले 3-4 सेशन से चलते आ रहा था। अब आप देखें तो रन अप काफी फास्ट हो चुका है, ओवरहीटिंग टेरिटरी के पास, ओवरहीटिंग टेरिटरी के अंदर ऑलरेडी जा चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा फॉर अ फ्रेश एंट्री, कोई लेना चाहे तो। जिस तरीके का इसमें मोमेंटम है, और अभी भी आज सुबह सुबह भी खुलते पे जो हमने पहले 8 से 10 मिनट में वॉल्यूम देखा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे और ऊपरी लेवल ये स्टॉक्स दिखाए। सो दिस इज ओनली फॉर दोज ट्रेडर्स जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, तो ये होल्ड करके चलें। इसमें मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा 145 टू 146 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास। फ्रेश एंट्री के लिए मैं वेट करूंगा फॉर डिप्स, बट हाँ 145 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे 153 तक के जो लेवल्स हैं इनके लिए इसमें बने रहूंगा। सो एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश पोजीशन ओनली ऑन डिप्स। अगर धीरे धीरे शेयर को बढ़ना है, बट इस सीरीज का अच्छा प्लेयर हो सकता है क्या, वो अदानी पोर्ट हो सकता है। एक बार लक्ष्य आप इसको चेक करेंगे, अदानी पोर्ट सीरीज का अच्छा शेयर होगा, बट बढ़ेगा धीरे धीरे, कंडीशन अप्लाइड। जी, अदानी पोर्ट्स, जैसा आपने कहा, इसके बारे में मैंने कल भी बात की थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। और अगर आप देखें यहाँ पे तो 780 ऑलमोस्ट लास्ट टाइम गया था, वहां पे शार्प रिवर्सल आया था इंट्रा वीक में, तो अभी उस लेवल को हमने निकाल दिया है और 2 वीक का फॉर्मेशन भी अच्छा था। मुझे लगता है यहाँ पे हम 820 तक के लेवल देख सकते हैं पोजिशनली, और 824 अप्रोक्सीमेटली, और ये स्ट्रांग है। किसी भी डिप में बाय करना है, 1 से 1.5% का डिप आ सकता है, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पे ब्रेकआउट लग रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, तो आपको 824 830 तक के लेवल दिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अदानी पोर्ट्स पे बात हुई। पिछले कुछ मिनटों में ऑटो स्टॉक्स में आपको बाइंग देखने को मिली है, चाहे वो आइशर मोटर हो, टाटा मोटर्स हो, हीरो मोटर कॉप हो, इन सब में। और इनफैक्ट नंबर्स से हीरो मोटर कॉप के तो नंबर्स एक्सपेक्टेड भी अच्छे हैं, मंथ ऑन मंथ 8% का ग्रोथ हो सकती है। एक बार ट्रेड देख लेते हैं कि यहाँ कोई ट्रेड बनता है। चंदन, कोई ऑटो स्टॉक स्पेशली हीरो मोटर कॉप या फिर टाटा मोटर्स पे अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है जो ट्रेडिंग के लिए आप रेकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए टाटा मोटर्स एक ऐसा काउंटर रहा है जिसमें हम पॉजिटिव, और आप देखोगे कि हम ऑटो पे काफी बुलिश रहे हैं, चाहे टाटा मोटर्स रहे या फिर नॉन एफएनओ के काउंटर ईवी रिलेटेड रहे या ऑटो एंसिलरीज रहे। तो ऑटो ऐसा काउंटर जो, और ऑटो ऐसा सेक्टर जो 5th गियर और 6th गियर पे चलने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे हीरो मोटो, इवन अशोक लीलैंड, बाकी सारे काउंटर भी अच्छे लग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो अशोक लीलैंड पे फोकस करना चाहूंगा। अशोक लीलैंड की आप यदि बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हाई राइज हाई लोज वीकली चार्ट सेटअप में बन रहे हैं, मोमेंटम इंटेक्ट रहना चाहिए। जो इमीडिएट सपोर्ट है वो लगभग 181 के आसपास है, ऊपर में 192 तक के टारगेट के लिए। टाटा मोटर्स तो अच्छा है ही, और लॉन्ग के बिल्टअप है और लॉन्ग्स अच्छे खासे कैरी हुए हैं। स्टॉक ने एक मेजर ब्रेकआउट कुछ महीने पहले, यहाँ पे कुछ वीक पहले देखा, तो 632-33 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 670 तक के टारगेट के लिए। हीरो मोटर्स स्लो एंड स्टडी है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे रखेंगे। स्टॉक 3170 3150 के आसपास आता है, तो हम यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। ये जिंदल वर्ल्ड वाइड एक स्टॉक है, जरा देखिए डायरेक्टर साहब, जिंदल वर्ल्ड वाइड 350 रुपये का भाव है, भयंकर मूव, इतना बड़ा मूव, ये बैक्ड है क्या? जिंदल ग्रुप स्टॉक्स में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ काफ़ी दिनों से बाइंग चल रही है, बड़े वाले एफएनओ स्टॉक्स हैं, बट अब मिड टीयर जिंदल में भी मूवमेंट आ रहा है। अक्षय, जरा इसका चार्ट चेक करके बताएंगे, जिंदल वर्ल्ड वाइड काफ़ी नीचे के लेवल से रिबाउंड किया है।
तो आज बराबर बहुत बड़ा रिबाउंड है इसमें, शायद कुछ न्यूज़ आया हो इसमें, क्योंकि 340-50 का जो स्ट्रॉन्ग रिबाउंड है, इट हैज बीन बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। काफी दिनों के बाद ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, 328 का लेवल है वो। तो 328 जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो आपका सपोर्ट बनेगा। अभी ये मूव जो आज पिकअप करा है उसमें ऊपर में 378 तक का टारगेट बनेगा। तो आप ट्रेडिंग के हिसाब से इसे करंट रेट पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम आपके साथ है। स्टॉप लॉस आप सपोर्ट के नीचे जो 328 है उसके नीचे बनाइए, और टारगेट बनाइए इसका 375 टू 380 का। यूनाइटेड ब्रूरीज के नंबर्स, यूनाइटेड ब्रूरीज में कल अपने क्लोजिंग में देखा था, हेनिकन ने अपनी गाइडेंस काटी थी, करेक्ट। लेकिन सोम डिस्ट्री का नंबर आज बहुत जोरदार आया ये है। सुबह मैंने मेंशन किया था कि उनके नंबर्स अच्छे आए, बल्कि हनीकंस में आप यानी कैटेगरी ठीक कर रही है एटलीस्ट इंडिया में, बियर एज ए कैटेगरी। और बड़ा टाई अप कर लिया उन्होंने, बड़े बड़े टाई अप हो रहे हैं कार्लसबर्ग के साथ। जी हाँ, सही कह रही हैं। लेकिन आज यूनाइटेड ब्रीज, कल भी मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि कल हेनिकन के डाउनग्रेड से रिएक्ट नहीं किया था स्टॉक, इनफैक्ट आज भी अच्छा कर रहा है। लक्ष्य जरा यूनाइटेड ब्रूरीज के चार्ट्स पे जरा देखिए, क्या प्यारा चार्ट है। पहले 10 मिनट में वन साइडेड ट्रेंडिंग हायर। जी अजय जी, बहुत अच्छा चार्ट है, और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी बहुत अच्छा चार्ट है। मुझे लगता है अगर किसी का व्यू यहाँ पे 3 से 6 महीने का है, क्योंकि हम इलेक्शन ईयर पे हैं और पता नहीं क्यों सेंटिमेंटली ये स्टॉक्स अच्छा करते हैं, ये सेक्टर अच्छा करता है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको 1850 तक के लेवल देख सकते हैं अगर आप यहाँ से 3 से 6 महीने होल्ड करें। तो ओवरऑल ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग है। पिछले 2 हफ्ते से लगातार ये लोअर विक के साथ एक अच्छा स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बना रहा है। मुझे लगता है इमीडिएटली अगर आप देखें यहाँ पे तो 1630 तक के लेवल्स इमीडिएटली दिखते हैं जो आ सकते हैं जल्दी, और उसके बाद आपका 1680, ये 2 लेवल मुझे दिखते हैं यहाँ पे ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 15-20 डेज। और अगर किसी का लंबा व्यू है तो जैसा मैंने बताया 1850 के लेवल और उससे ज्यादा ब्रेकआउट ऊपर भी आ सकता है 100 रुपीज का। ठीक है, और राइट। तो ये तो यूनाइटेड ब्रेवरीज पर ऊपर का टारगेट रहा, लेकिन पावर स्पेस में और जो पावर वैल्यू चेन की आप पूरी बात कर रहे थे, उसमें भी जीवीके पावर, अदानी पावर तो खैर चल रहा है, उसको डिस्कस किया हमने। कहीं और कोई और थोड़े मिड और स्मॉल सेगमेंट में स्टॉक्स जो रडार पर आ रहे हो, जब ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, बीएफ यूटिलिटीज़ काफ़ी ट्रेडर फैंसी रहता है। एनटीपीसी में इनफैक्ट अच्छी आज भी गेंस है। कोई स्टॉक आपके रडार पर आ रहा हो कुछ? देखो यहाँ पे एक स्टॉक जो मेरे रेडार पे है वो है GPIL, गोदावरी पावर। इस स्टॉक में हमने पिछले अबाउट 1 आध महीने पहले एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आते हुए देखा था लंबे से कंसोलिडेशन के बाद। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां से फिर ये स्टॉक स्टेडी हुआ है और स्टेडीली अप ट्रेंड में रहा है। तो ये एक स्टॉक है जो डेफिनेटली आपको अपने रेडार पे रखना चाहिए फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव। यहाँ पे आप थोड़ा पोजिशनल बेट अगर ले सकें तो यहाँ पे 600 एंड 630 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए यहाँ पे एज अ टारगेट एक्ट करेंगे। नीचे में यहाँ पे आपका जो सपोर्ट जोन है करीब 560 555 के आसपास, वो एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। तो काफी अच्छे लंबे समय के बाद एक वॉल्यूम पैक ब्रेकआउट आते हुए देखा है, इट्स अ सस्टेन्ड अप मूव। और हम जानते हैं पूरे पावर पैक में ही देयर इज सम करंट. Yeah. So then the overall setup here looks positive. GPIL is something that you can have on your radar from a buying perspective. हर तरह के टॉप टू बॉटम, हर पूरे वैल्यू चेन में आपको करंट नजर आ रहा है। ये डीएलएफ में अभी ब्लॉक हुआ है और बड़ा ब्लॉक था, कुछ करोड़ शेयर्स का ब्लॉक था, उसके बाद से स्टॉक रिबाउंड नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए ज़रा डीएलएफ को लेके डेटा साहब, इंट्राडे ये देखिए 2% नीचे है, बड़ा सप्लाई आया 507 पे। क्या ये ड्रिफ्ट कर सकता है नीचे की तरफ? लक्ष्य क्या इसके अंदर कमजोरी दिख रही है? जी देखिए ऑलरेडी स्टॉक काफी चल चुका है। अगर हम इससे बोलें कि और चलने की उम्मीद है, डेफिनेटली चल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेंड है। मेरा सवाल था ड्रिफ्ट ये नीचे की तरफ कर सकता है क्या? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो रिवर्सल वीकली टाइम फ्रेम पे आया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर आपको बाइंग अब नहीं मिली अगले 1-2 घंटे में आवरली कैंडल्स में, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे करेक्शन शुरू कर देगा, जहां के टारगेट आपको 490 तक के आ सकते हैं। मार्केट में आज जो ट्रेड हो रहा है और एक रेंज का ट्रेड हो रहा है, एक्चुअली में रिलायंस अगर थोड़ा बहुत दबाव बना रहा है मार्केट पे, तो उसको जो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है वो HDFC कर रहा है। HDFC को आप छोटा मत समझिए, HDFC बैंक रिलायंस के बराबर की टक्कर रखने वाला शेयर हो गया जो इंडेक्स को मैनेज करता है अब अच्छे से। तो इसलिए HDFC बैंक में अगर आज 8 पॉइंट का गेन है, जबकि रिलायंस आज टोटल लॉस दे रहा है सिर्फ 5 पॉइंट का। एक तो एक चेक एंड बैलेंस हो रहा है, दूसरा HDFC बैंक की वजह से और ICICI की वजह से अब बैंक निफ्टी के पास अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट बरकरार है, नहीं तो ये भी गिर सकता था।
एक और शेयर है जिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। टाटा केमिकल्स के बारे में चर्चा हुई थी, क्या टाटा केमिकल्स भी अभी भी कुछ प्लस किया जा सकता है? ये 60-70 रुपये तो जा चुके हैं 1000 वाले से, है ना। अब 70 पे और चाहिए होंगे, तो क्या ले लें? अब बिल्कुल मिडल ऑफ द पाथ है हम। सो डिम्पी यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पे हमने दो सेशंस पहले एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा था, बहुत शार्प अप मूव देखा था, लेकिन मेरे लिए एनकरेजिंग साइन ये है कि इसका 1050 का एक मीडियम टर्म रेजिस्टेंस जोन था। स्टॉक ना ही उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे आप और अप मूव जो है ये कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। आई वोंट रूल आउट 70 पॉइंट्स जो आप कह रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एन अप मूव हियर। हो सकता है आपको एक नियर टर्म रेजिस्टेंस मिले 1110 जो लेवल है इसके आसपास, बट फ्रॉम देयर ऑन आई थिंक 1050 इज द नेक्स्ट लेवल जहां पे ये स्टॉक जाके शायद थमेगा। तो बिल्कुल एक एक काफी लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला है। स्टॉक पिछले 2 सेशन से रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड दीज आर मीडियम टर्म रेजिस्टेंस जोन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे आप बिल्कुल 1150 रादर के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 1040 का लेके चलें, तो एक मूव के बाद यहाँ पे ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। आज सुबह हमने आपको अडानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में भी नोटिस कराया था। सिर्फ एक अडानी पोर्ट्स को छोड़ देना, वो 85 पैसे नीचे है, अदरवाइज ज़्यादातर अडानी ग्रुप के शेयर्स हरे निशान में है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज गेन में है, बट हाँ बहुत ऐसे शेयर्स हैं जो अपने रेंज को ब्रेकआउट करने की तैयारी करेंगे। उसमें से एक शेयर ये है अडानी एंटरप्राइजेस। 1 मिनट के लिए लेके आइएगा, ये 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप पिछला हफ्ते का इसका चार्ट दिखा सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस का, तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। हफ्ते का, महीने का भी दिखा दीजिए, तब भी काम बन जाएगा आपको। महीने का भी दिखा दीजिए भले। अडानी एंटरप्राइजेस में पिछले 7 डेज़ में सिर्फ 3%, और महीने का डेटा दिखाइए, महीने में करीब 4%, जबकि बाजार कहाँ से कहाँ पहुँचा 1 महीने के अंदर। लक्ष्य, अब ये थोड़ा स्लो मूवर है लेकिन ये कैच करेगा। अडानी एंटरप्राइजेस चांसेस कितने हैं कि ये 2750 से 3000 पहुंच जाएगा? जी रिम्पी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आप स्लो स्लाइड देख रहे हैं उसका रीजन है अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी है और सेबी की रिपोर्ट भी आनी है, तो मुझे लगता है कि उसका इंतजार कर रहा है ये, और उससे पहले आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उससे पहले हम एक बार शार्प डाउनफॉल देखें। अगर हमें उठना है उसके बाद, तो उसके पहले शार्प डाउनफॉल के चांसेस ज्यादा है, और अगर हमें गिरना ही है तो फिर राइज करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से एक 2200 तक का डिप मिल सकता है आपको अगले 15 दिन में, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और फिर उसके बाद जो भी आएगा 15 अगस्त को, उसके बाद 14 अगस्त को, उसके बाद ये अपना मूव देगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे अभी मोमेंटम जो आपने कहा वो नहीं दिख रहा है, 15 अगस्त के बाद ही हम देखेंगे। अदानी एंटरप्राइज में बहुत ज़बरदस्त रिबाउंड है, ये बात तो एकदम फैक्ट है। कुछ और नंबर्स की तरह बात कर लेते हैं। विनोद, आज चोलामंडलम के नंबर्स हैं आज। ओके विनोद चले गए। आज चोलामंडलम के नंबर्स हैं, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए रिजल्ट के पहले। आज यूग्रो के भी नंबर्स हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए आप। उसका रीज़न मैं ये कह रहा हूँ कि आपने देखा कुछ और लेंडर्स ने इधर कैसे नंबर्स दिए। आपने देखा कि पूनावाला ने कैसे नंबर्स दिए, स्पंदना स्फूर्ति ने कैसे नंबर्स दिए, बजाज फाइनेंस ने कैसे नंबर्स दिए। तो उसकी लाइट में ये मालूम चल रहा है कि जो चोला जैसी कंपनीज हैं, यूग्रो 5 स्टार के नंबर्स आपने देखे तो उन्होंने तो गाइडेंस ही बढ़ा दी। तो यूग्रो उनके क्लोजेस्ट कंपेरेटर है, चोला भी सेम ग्रुप कंपनी है। चार्ट्स कैसे दिखते हैं इस समय यूग्रो और चोला दोनों के? अक्षय आप चेक करके बताएंगे। यूग्रो कैपिटल का अगर मैं चार्ट देखूं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट का सेटअप है इसका। तो हालांकि गए कुछ 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में ज्यादा कुछ करा नहीं है स्टॉक में, वॉल्यूम्स भी थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, पर जिस तरह से पैटर्न बन रहा है और एक अपसाइड की तैयारी कर रहा है ये, तो पैटर्न स्ट्रांग है, इसमें आप बाय कर सकते हैं। या अगर बाय की पोजीशन है, सब में आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो रहेगा 250 का। टारगेट प्राइस इसमें 290 तक दिख रहा है मुझे, तो जरूर ये आपके बाय रेडार में होना चाहिए। चंदन, ये एनटीपीसी 14 साल के हाईएस्ट लेवल पे आ चुका है। 123-22 में किसी को चाहिए नहीं था, 222-23 में सबको चाहिए। ये ओवरऑन तो नहीं हो गया? ये अभी भी राइड करना चाहिए अगर लेके बैठे हैं तो। कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं? राइड करना चाहिए। स्टॉक अपने मल्टीपल ईयर्स के हाई पे चल रहा है। आप देखोगे इसका लाइफ टाइम हाई है 242 जो 2008 में बना था, और अभी हम 222-23 के आसपास चल रहे हैं।
आप समझ सकते हो 15 सालों के हाई है और स्टॉक हर बार डिविडेंड भी देता है। पॉजिटिव सेटअप है। पावर स्टॉक्स ऑलरेडी फोकस है। शुरुआती कमेंट्री में हमने पावर स्टॉक्स की भी बात की और 3 दिनों में काफी अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है। स्टॉक में 200 से 222 तक का रैली बना है। तो अब यही है, जिनके पास है वो ट्रेलिंग पोजीशन रखें। 212-13 का सपोर्ट रहेगा। अभी भी स्टॉक ऊपर में 235-240 तक के लिए तैयार हो। अजय, अभी आपने एनटीपीसी के बारे में पूछा क्वेश्चन, ऐसे इसका एक छोटा भाई है, वो है टाटा पावर। वो भी ऐसे ही है, पहले वो चलता नहीं था, जब चल रहा है तो अब मौका ही नहीं दे रहा। लोग वेट कर रहे हैं कि भगवान किसी तरह से 20 रुपये नीचे आ जाए, हमको प्लस करवा जा, फिर चल जाइए। क्योंकि 217, 215 पहले बहुत रुकता था और अब 240 पे ट्रेड कर रहा है। चंदन, ये सवाल भी आपसे होगा, टाटा पावर मौका देगा 20 रुपये नीचे आने का या फिर वो छूट गया, अब ये सिर्फ सपनों में रहेगी बात? देखिए, सारे के सारे पावर स्टॉक्स में ऐसा ही है। हालांकि स्टॉक का नेचर है, चलने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होते हैं, बट अभी तो मोमेंटम है तो उसको राइड करना ही चाहिए। मिस हो गया वो तो वेट करे, अदर स्टॉक्स पे फोकस करे। बट ये जिसको लेना है या जो है सिस्टम में, उनको ये सजेशन रहेगा कि 235 का सपोर्ट कंटिन्यू रखे, ऊपर में 252-55 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। ये सीधा सीधा फ्यूचर्स के 2 शेयर हमने ऐसे पता किए थे जिनके अंदर कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा था, लेकिन अब मूवमेंट हो रहा है। लेकिन इस बाज़ार के इस रिदम के अंदर आप ऑप्शंस के सौदे भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपसे नहीं ढूंढे जा रहे तो ऑप्शंस का चैंपियन है आपके साथ। और हमारे साथ नीलेश जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के हैं नीलेश जैन। नीलेश, आज आपने ऑप्शन का चैंपियन कौन सा शेयर चुना है या फिर इंडाइसिस में से दे रहे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करना चाहिए इस पर्टिकुलर मार्केट में, जहाँ पे एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे स्टॉक में अगर हम देखें, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऑटो स्पेस में से हैं जहाँ पे हमें एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। आइचम मोटर ये काउंटर है जहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन हमने पिछले 2 सप्ताह में देखा, उसके बाद अब एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है चार्ट पे। तो यहाँ पे एक पुल बैक हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अगर हम अंडरलाइन की बात करें तो 3450 से लेके 3500 तक के लेवल हमें अगस्त सीरीज में आइचम मोटर में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 3450 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 85 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे खरीदना होगा। रेंज होगी 80 से 85 की खरीदारी करने की। स्टॉप लॉस होगा 65 का। अपसाइड में टारगेट अगर हम देखें तो 110 से 140 के निकल के आ रहे हैं। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में अगर हम देखें तो लगभग 4000 से नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है और लगभग 9 से 10,000 रुपए तक का प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस होगा इस पर्टिकुलर ऑप्शन में 65 रुपीज का, 110 के पहले टारगेट और 140 के दूसरे टारगेट होंगे। करीब 15,000 रुपये का इस सौदा है कुल मिला के। तो 15,000 रुपये में अगर आप इसके अंदर लगा रहे हैं तो आपका अधिकतम मुनाफा करीब 9,000 बन सकता है। और आपको स्टॉप लॉस और टारगेट अपने अच्छे से ध्यान रख लेने। 65 रुपये का स्टॉप लॉस है, प्लेन वनीला है, कोई हैज वैज नहीं करना, कोई आगे पीछे की कॉल पुटें नहीं बेचनी, सीधा सीधा इस पे तेज़ी की कॉल है। खरीदारी करने के लिए कह रहे हैं, 3450 की कॉल है, 80 से 86 के बीच में रेट आएगा, भर लेना। 65 का स्टॉप लॉस सिस्टम में पहले ही डाल देना। 110, 140 आपके 2 टारगेट हैं। मुनाफा घाटा दोनों रख दिया। ये 1:2 की रेशियो में टिपिकली हम रखते हैं और रख दिया। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी है, 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स में पैसा गंवा देते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स के साथ ही काम कीजिए, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। दीज आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस। ये तो आपके पोर्टफोलियो उड़ा देंगे एक ही दिन के अंदर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको स्टॉप लॉस टारगेट हम आपके सामने रख रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक शेयर जरा और पता कर लेते हैं कि आज इस शेयर के अंदर क्या करना चाहिए। पॉलीकैब पहले रुका, पहले चलता था, फिर रुका, अब फिर से चलने की तैयारी कर रहा है। पॉलीकैब, एक बार रिकमेंडेशन आपकी चंदन जी। पॉलीकैब जी, देखिए, पॉलीकैब की बात करें तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव और ऐसा लग रहा है कि पिछले लगभग 4 दिनों से हायर बेस बना रहा है। लगभग आप देखोगे 20 जुलाई, आज से 8-9 दिन पहले इसने एक बड़ा रन देखा था जब 4,924 के हाई बनाए थे। उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा है बट हायर बेस बन रहा है। पॉजिटिव बायस बिल्कुल यहाँ पे 4,735 का सपोर्ट है, ऊपर में 5,000 तक के लक्ष्य को छूने। आज बैंकिंग में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे हमने आपको HDFC तो गिनवाया था, और ये बात ना फिक्स कर लीजिए, अब आप बैंक निफ्टी के नीचे HDFC और ICICI तो लगा ही लो।
आपको बैंक निफ्टी ना ढूंढने में, काम करने में बड़ी आसानी मिलेगी। HDFC और एक ICICI बैंक लगा के रखो। जब तक इन दोनों में बड़ा डैमेज कुछ नहीं आता तब तक कोई खास बड़ी प्रॉब्लम है नहीं बैंक निफ्टी के अंदर। एक काम करते हैं, ICICI बैंक के बारे में और पता कर लेते हैं। अक्षय, एक बार जरा आप चेक करेंगे ICICI बैंक, ये कोई सौदा बनता है तो बताइएगा, अगर सौदा नहीं बनता ड्रॉप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमको शेयर पूछा है तो हमको उसमें ट्रेड लेना ही है। तो ICICI बैंक भले बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, हमें डेरिवेटिव का पोजीशनिंग इसमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका 1000 के कॉल में बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग का प्रेजेंस है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनेगा अगर आप शॉर्ट टर्म इसको टाइम करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा मानना है कि एक बार 1010 का लेवल पार करने दीजिए, तभी जब भी मोमेंटम पिक करेगा तभी आप इसको बाय मोड में लाना। नहीं तो करंट रेट से थोड़ा सा आपको हल्का सा एक डिप मिलने की आशंका है, जहां पे आपको 980 या 985 यहां तक डिप मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का मेरा सलाह रहेगा इसमें, क्योंकि हम कॉल रेजिस्टेंस के पास ट्रेड हो रहे हैं। एक कंपनी का जरा चार्ट चेक कर लेना पड़ेगा, सिरमा SGS। ये EMS इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आपने देखा है कि EMS में कितना रुझान है इसमें बाजार का। चार्ट देखिए इसका, कुछ खबर आ रही है कि इसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। ये देखिए 6 महीने में स्टॉक डबल हो गया। ये बात तो सही है, रिस्की हो सकता है, लेकिन चार्ट में अभी भी एक्शन है क्या? लक्ष्य आप ज़रा देख के बताएंगे। जी अजय जी, फिलहाल तो ये जो इस तरीके का इसका फॉर्मेशन है, एग्जैक्टली 510 512 पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ना ले। इसका जो लेने वाला एरिया है वो है 480 के आसपास। और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, हर बाउंस के बाद एक फिर से डिप दे रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर उठ रहा है। तो अभी हम एग्जैक्टली पुराने वाले हाई पे हैं। अगर 515 के ऊपर निकल जाए तो एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे नई पोजीशन लेनी चाहिए, एक डिप का वेट कर। आई थिंक सिरमा SGS एक थोड़ा रब ऑफ भी दिख सकता है क्या आज, क्योंकि थोड़ा सा केन्स टेक्नोलॉजी के नंबर्स कल आए थे और पूरे स्पेस पे एक बार केन्स को भी देखते हैं। सुबह हम बात तो कर रहे थे वैशाली के साथ कि फॉलो ट्रेड थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि मेजर ऑफ द मूव्स केन्स टेक्नोलॉजी उस स्टॉक को भी लेकर आते हैं, सेम स्पेस से हैं। तो हाँ ठीक है, नंबर्स में क्योंकि इतनी कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं था और बहुत मेजर ऑफ द मूव्स हो चुकी थी, लेकिन सिरमा SGS इसको ज़रूर ध्यान में रखें। ठीक है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स, पावर ग्रिड की अब प्रॉफिट बुकिंग 4-4.5% तक की बढ़ गई है, क्योंकि ऑफ कोर्स पावर स्पेस अच्छा खासा चला है। अपोलो हॉस्पिटल सेकेंड डे है जहां वीक है। क्या अपोलो पे थोड़ा और शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है क्या अक्षय? कल एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी, डाउनग्रेड था, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव की बात हुई थी, कल भी टूटा है और आज फर्दर 1.5%। जी बिल्कुल प्रियंका जी, अगर अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखे तो 2 दिन पहले उसने एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट करा था जो 5280 के ऊपर था। ब्रेकआउट तो सक्सेसफुल रहा, पर कल का ओपनिंग के बाद जो प्राइस एक्शन था वो वापस ब्रेकआउट के लेवल के अंदर लेके आया। तो ये एक जिस तरह से दिख रहा है, एक लॉन्ग को ट्रैप करा हुआ एक सिनारियो दिख रहा है मुझे। तो इसमें जो ट्रैपिंग जब भी ऐसा होता है तो थोड़ा सा एक सेलिंग का कंटिन्यूएशन का जो फेज है वो चलता है। तो शॉर्ट टर्म वीकनेस आपको नीचे में 5000 ये लेवल तक दिखने को मिल सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में। तो अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग है तो आप इसमें एग्जिट कर ले, ट्रेडिंग वाले लॉन्ग एग्जिट कर ले। शॉर्ट अगर बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से तो 5000 का आपका टारगेट रहेगा और आप इसमें 5250 का स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। ONGC भी थोड़ा सा 1% प्रेशर पे आ रहा है, जबकि क्रूड वहाँ 85-86 की चाल पर है। थोड़ा विंडफॉल टैक्स को लेकर भी खबरें आ रही हैं। ONGC पे ट्रेड क्या बन रहा है इस वक्त? चंदन है हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रियंका जी, ONGC, पावर, एनर्जी, इन सब, ऑयल एंड गैस, इन सब में पॉजिटिव मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। और ONGC में भी अच्छा खासा रनअप पिछले लगभग 8-9 वीक में बना है। हाई टॉप्स हाई बॉटम के फॉर्मेशन यहाँ पे बने हैं और स्टॉक आप देखोगे 150 से लगभग 175 तक का रनअप देख चुका है। तो पॉजिटिव बायस है, हालांकि हल्का सा एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, बट मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है। ओवरऑल हमारा मानना है कि 171 का सपोर्ट है, ऊपर में 182-185 तक के लक्ष्य यहाँ पे छूने को नजर आए। आज से 2-3 दिन पहले हमने आपको टाटा केमिकल्स बताया था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था, तब वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। हमने आपसे कहा था कि 10% का कम से कम मूव आएगा। ऐसा ही कुछ एक और शेयर हमारे हाथ में लगा है और ये शेयर भी हमने आपको थोड़े दिन पहले नोटिस करवा दिया था, लेकिन एक्चुअली में करंट अब आ रहा है। उस शेयर का नाम है चंबल फर्टिलाइज़र। आप अपने वाला चार्ट नहीं, आप मेरे वाला चार्ट दिखाइएगा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया अपनी स्क्रीन पर, और 1 मिनट के लिए लक्ष्य आप जरा देख के बताइएगा।
चंबल फर्टिलाइजर्स का करीब ये 1.5-2 साल के बाद का एक ब्रेकआउट होने की तैयारी ये कर रहा है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है बट ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, मैं थोड़ा पहले आना चाहता हूँ, तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ या फिर ब्रेकआउट हो जाने दें उसके बाद आना चाहिए? चंबल फर्टिलाइजर जब चलेगा तो फिर बहुत शानदार चलेगा। एक बार जरा देख के बताइए आप। जी डीपी जी, चंबल फर्टिलाइजर का वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, जो कि काफी रिलायबल रहता है। सिर्फ समय की बात है कि कब चलना शुरू होगा, लेकिन इस एरिया पे नहीं लेंगे तो फिर कहाँ पे लेंगे, मैं यही कहूंगा इसके लिए। और अगर किसी का स्टॉप लॉस की बात करें तो 270 का एक थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेकर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। पहला टारगेट 297 का होगा, लेकिन इसका जो एक थ्रस्ट आएगा अपसाइड का वो 280 के ऊपर आएगा, 80-81 के ऊपर। और अगर आपका लंबे समय तक का आपका व्यू है तो ये मुझे इसको दिखता है कि कम से कम ये 340-350 तक भी जा सकता है। ठीक है, 340-350 तक भी शेयर जा सकता है। छोटा स्टॉप लॉस है, 70 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट हमने आपको दिखा दिया, व्यू पॉइंट आपके सामने आ चुका है और मेरे को लगता है कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर बनने जा रहा है इस सीरीज़ का। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये क्लियर विजन आपको दे रहा है सामने। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर और है, जरा कैनफिन होम्स को लेके आइए। जरा कैनफिन होम्स के अंदर क्या क्रैक ज़्यादा सीवियर है? चंदन जी एक बार जरा चेक करेंगे आप कैनफिन होम्स। बिल्कुल, कैनफिन होम की बात करें तो स्टॉक्स वीक स्ट्रक्चर दिखा रहा है। लास्ट वीक में एक बड़ा डेंट यहाँ पे देखने को मिला था। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस है, जरूर एक 50 डेमा के आसपास है, बट बाउंस यहाँ पे नहीं है। 770 एक लेवल रहेगा, वो निकलेगा तब भी यहाँ पे बायस चेंज होगा। 770 लेवल के ऊपर ही तेजी है, अदरवाइज किसी के पास मंदी है तो 770 को ट्रेलिंग को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये आप आजकल आप देख रहे होंगे कि वापस से बहुत दिनों बाद खूब सारी मूवीज आ रही हैं। ओपेनहाइमर आ गई, बारबी आ गई, मिशन इम्पॉसिबल आ गई, और दूसरा आइनॉक्स पीवीआर के स्टॉक में भी करंट आया था। आज ये नीचे है 10-12 रुपए, लेकिन अगर आप देखें एक महीने में ₹250 रुपए चल चुका है। आप मूवीज देख के आई प्रियंका ये सारी या नहीं? नहीं, कोई मूवी तो नहीं देख पाई इसमें से। क्या बात है, बड़ा बिजी है आजकल। आप थोड़ा समय निकालिए परिवार के साथ वीकेंड में। मैं तो सारी मूवीज देख रहा हूँ। इस वीक ओपेनहाइमर जाऊंगा, लास्ट टाइम मिशन इम्पॉसिबल गया था। लेकिन आप देखिए स्टॉक में करंट है, 200 रुपए चला है, थोड़ा चला है 10-12% एक महीने में। इसने कंसोलिडेशन का फेज भी देखा, बहुत लंबा कंसोलिडेशन था, बहुत एंटी बॉलीवुड और दुनिया भर की बातें हो रही थी, बेचारा बहुत कंसोलिडेट किया। लेकिन अब बाजार ये समझ रहा है कि आइनॉक्स और पीवीआर के साथ में आने में क्या फायदे बन रहे हैं। स्टॉक में एक चाल शुरू हुई है। चंदन, आप पीवीआर आइनॉक्स के चार्ट देख के बताइए। जी, इस काउंटर की बात करें पीवीआर आइनॉक्स तो पॉजिटिव पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था। हालांकि थोड़ा स्टॉक पिछले लगभग कुछ महीनों में डल रहा, नेगेटिव मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिले, बट लास्ट मंथ का रिकवरी और इस मंथ का थोड़ा कंसोलिडेटिव स्टॉक को नए हाई पे लेके जाना चाहिए। आई मीन वीकली सेटअप पे ओवरऑल आप देखोगे तो आज डल है, बट बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि 1520 और उससे पहले 1480 के बेस बन रहे हैं। तो 1480 मेजर सपोर्ट रहेगा बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति के लिए। ठीक है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति। एक बार बैंक निफ्टी को लेके आइए डाक्टर साहब। कल के अच्छे मूव के बाद आज देखना होगा, 1 घंटा हो चुका है बाजार का, कहाँ सेटल हो रहा है। ये देखिए डेज हाई की तरफ सेटल हो रहा है, थोड़ा वॉलेटाइल रहा। 19,750 का लो बना के हम इस समय 85 की तरफ आ गए डेज हाई। बैंक निफ्टी लेके आइए और मिड कैप और स्मॉल कैप। आज मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा रिलेटिवली ठंडे हैं कल के कंपैरिजन में। ये देखिए बैंक निफ्टी पकड़ रहा है, तेजी पकड़ रहा है, लेकिन पहले घंटे में तो ये एक्शन आपके पास होता हुआ। अक्षय, आप बताइए बैंकिंग में अगर मैं बात करूं, इंडसइंड बैंक या कोई और, एसबीआई भी थोड़ा शांत है। डिक्लाइंस पे कोई बैंक लेने वाला है? एसबीआई का तो रिजल्ट भी नहीं आया, यूजुअली रिजल्ट के पहले एक्टिव हो जाता है, बट कोई किसी बैंक में आपको ट्रेड दिखाई दे रहा है? तो बैंक निफ्टी का जो प्राइस फॉर्मेशन है, क्लियरली इंडाइसेस में मोमेंटम लैकिंग है। तो जो बैंक निफ्टी के मेजर लीडर्स है उनमें भी ज्यादा कुछ प्राइस एक्टिविटी या मोमेंटम नहीं पिक कर रहा है। तो बैंकिंग में अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो जो छोटे मिड कैप बैंक है वहां पे काफी मोमेंटम पकड़ रहा है। जैसे आज हमने बंधन बैंक का जिक्र किया एट द बिगिनिंग ऑफ द शो, फेडरल बैंक, सीयूबी,
ये सब आपके रडार में रह सकते हैं। तो छोटे बैंक्स जो मिड कैप बैंकिंग है, एयू बैंक, इनमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप बाइंग देख सकते हैं। बड़े बैंकों में फिलहाल जब तक मोमेंटम ना आए तब तक इन्हें वेट एंड वॉच पे आप रख सकते हैं। ओके, ठीक है। मिड कैप में थोड़ी देर पहले हम जोमेटो, पीबी फिनटेक, इन सबको जो डिलीवरी टेक बेस्ड कंपनीज थी उनमें बात कर रहे थे। प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, वहाँ पर बात करते हैं, वहाँ अच्छी मूव्स है। अब एक और बहुत, अब तो न्यू लिस्टेड नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स उस कैडर में इस कोई बात होती थी डिलीवरी, वहाँ पर भी आपको 2.5% की तेज़ी दिख रही है। इन सब कंपनियों के भी नंबर्स आने बाकी हैं, ठीक है, इसे वॉच करेंगे। और IEX, इस पर अच्छा खासा प्रेशर था जब गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस की बात हुई, उसके बाद एक कंपटीशन स्पेस बढ़ा, लेकिन अब ये फिर से इंचिंग बैक टू द स्पेस दिख रहा है। क्या 1% की तेज़ी आपको IEX में आज दिख रही है? एक बार IEX के चार्ट को भी चेक करते हैं। और इनफैक्ट हमारे साथ सौमीत भी बने हुए हैं MSCI में पॉसिबल चेंजेस पर कुछ रिसर्च लेकर। पहले सौमीत से समझ लेते हैं, फिर IEX को डिस्कस करते हैं। बताएं सौमीत, क्या क्या चेंजेस पॉसिबल हैं? MSCI के जो अगस्त रिव्यू के चेंजेस एक्सपेक्टेड है अनाउंस होने के, वो 11 अगस्त को अनाउंस हो सकते हैं। और बट ये स्टॉक्स जो इंक्लूड होंगे या एक्सक्लूड होंगे इंडेक्स से, इसका क्राइटेरिया जो है वो लास्ट 10 बिजनेस डेज जो होता है जुलाई मंथ का, उसके प्राइस मूवमेंट पे या उसके प्राइस कट ऑफ पे डिपेंड करता है। तो अब ये IIFL का नोटा है जिन्होंने जुलाई 18 का कट ऑफ प्राइस लिया है, और उनके हिसाब से जो स्टॉक्स इंक्लूड हो सकते हैं MSCI के इंडेक्स में, सबसे पहला नाम आता है कमिंस का। करीब $193 मिलियन का इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है, बट जो इन्फ्लो का अमाउंट है वो नीली 14 टाइम्स है एवरेज डेली वॉल्यूम के सामने। उसके अलावा है एस्ट्रल, HDFC, AMC, PFC, जहां पे करीब $160 to $190 मिलियन के इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा अशोक लीलैंड, IDFC फर्स्ट और पॉलीकैप में भी इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है अराउंड $150 to $190 मिलियन। बट पॉलीकैप के केस में वो ये कह रहे हैं कि एज ऑफ जुलाई 18 ये स्टॉक शायद इंक्लूड ना होता, बट अगर उसके बाद का कट ऑफ डेट अगर MSCI कंसिडर करता है तो पॉलीकैप के इंक्लूजन होने के चांसेस काफ़ी हाई है MSCI इंडेक्स में। अब एक्सक्लूजन साइड में ACC का नाम हर बार आ चुका है एक्सक्लूजन के साइड में, बट एक सरप्राइज नाम जो आया है वो है जुबिलेंट फूड का, और वहाँ पे करीब $133 मिलियन के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है अगर जुबिलेंट फूड MSCI के इंडेक्स से बाहर निकल जाता है, जो कि 11 टाइम्स होगा उसके एवरेज डेली वॉल्यूम के सामने। अब स्मॉल कैप्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे खूब सारे नाम है, यहाँ पे इन्फ्लोज तो ज़्यादा नहीं होगा, बट एवरेज डेली वॉल्यूम के सामने थोड़ा मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। और कुछ बड़े नाम आते हैं, वो है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, वेस्टर्वियस इंडिया, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, एप्कोटेक्स, मोलटेक पैकेजिंग, ग्रीन लैम्प, वॉल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स। अब इनमें इन्फ्लोज 2 से 4 मिलियन के आसपास ही होंगे, बट ये एवरेज डेली वॉल्यूम के सामने अगर आप देखेंगे तो करीब 2.5 to 5.5 टाइम्स हो जाते हैं एवरेज डेली वॉल्यूम के सामने। तो ये सारे स्टॉक्स नज़र में रखेंगे, सारे नज़र में रखें हम। ये नाम, कई सारे नाम आपने बताया। जुबिलेंट फूडवर्क एक्सक्लूजन की लिस्ट में ACC जुबिलेंट फूडवर्क का स्टॉक भी है। एक बार इस स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि पीछे अप्रैल के लो से ये रिकवर तो थोड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद भी अभी एक बैंड में ही है, एक चैनल में ही है। जुबिलेंट फूड पर क्या आगे फर्दर एक प्रेशर दिख सकता है? लक्ष्य, एक बार चार्ट चेक करके बताएंगे। जी, फिलहाल तो ये अभी सही चार्ट नहीं दिख रहे हैं, यहाँ से और फॉल आ सकता है। और जिस तरीके से कहा कि अगर एक्सक्लूजन होता है, फंड्स आउटफ्लो होते हैं, तो मुझे लगता है एक बार फिर से ये 450 की तरफ जा सकता है। तो 450 एरिया एक सपोर्ट होगा जहां पे अगर आप एंट्री करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लगता है स्टॉक में इतनी प्रॉब्लम है नहीं। एक अगर आप देखें तो कोविड के टाइम पे सबसे पहला स्टॉक जो भागना शुरू किया था यही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे इस स्टॉक को बहुत ज्यादा लोग मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक बार 450 लेवल पे आता है तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन वेट कर लें MSCI का क्या डिसीजन आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन के पहले ही ये बीटन डाउन हो जाएगा। अगर थोड़ी सी भी होप है कि इससे फंड्स आउटफ्लो होने वाले हैं तो मौका आपको मिलेगा 450 के आसपास। आप एक्यूमुलेट करना चाहेंगे पावर स्टॉक्स, क्योंकि चले, पावर सप्लाई चेन चली, लेकिन प्लेटफॉर्म स्टॉक IEX, इसके अपने चैलेंजेस थे। और 8 जून से टूटना जो शुरू हुआ था, बहुत ही स्लो रिकवरी थी, लेकिन आज जिस तरह की मूव दिखा रहा है, क्या ट्रेडिंग गेन्स के लिए आप एक बार इसमें एंट्री करेंगे चंदन? देखिए, IEX की आप बात करें तो ये काउंटर थोड़ा बिटन डाउन रहा है, इसके लिए हम इसको अवॉइड करने की सलाह रखेंगे। हालांकि हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग की वजह से स्विंग बने, बट जब तक 132 से 135 का लेवल नहीं निकलता है तब तक एक बार इसको वेट करेंगे, क्योंकि काफी दूसरे स्टॉक चल रहे हैं, वहां पे फोकस करना चाहिए। बट ये साथ में ये भी है, कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो 123 के सपोर्ट से इसको स्विंग खेल सकता है, बट अगेन स्विंग और बाउंस के यहाँ पे सलाह रहेगी, मेजर पोजिशनल व्यू यहाँ पे नहीं रहेगा।